हाँ, अब क्लियर है आवाज ऑनलाइन? अब क्लियर आ रही होगी आवाज? ओके, ठीक। चलिए, तो अभी जो हम बात करेंगे आज, वो बात कर रहे हैं बेरोजगारी, और आपके एक टॉपिक कौन सा आ रहा है? गरीबी। तो जो बात अभी मैंने आपसे की है उसी को एक बार वापस कर लेंगे ताकि सब वापस सुन लें। क्या प्रश्न बनेगा, कैसे पूछ सकता है ना, उन सब की बात हम यहाँ पे करेंगे। तो पहली बात तो मैंने आपको बताया कि सब बेरोजगारी और गरीबी का संबंध सीधा है या नहीं? जैसा कि मैंने कहा कि अगर सबके पास रोजगार है, सबके पास क्या है, अगर रोजगार है तो फिर कोई गरीब नहीं रहेगा। अब गरीब कौन है, किसको कहेंगे गरीब? देखो, बेरोजगार तो, अच्छा एक सेकंड के लिए, दो प्रश्न यहाँ पे आ रहे हैं। एक तो आ रहा है गरीब कौन है, और एक प्रश्न है बेरोजगार कौन है। तो अब हम पहली बात करते हैं, सब बेरोजगार कौन है? आप लोग अभी कुछ शादी करें जो है, हम लोग, तो आप लोग अपने आप को बेरोजगार क्यों कह रहे हो? आपके पास में कोई काम नहीं है, ठीक है। योग्यता होने के बाद में भी हमारे पास कोई काम नहीं है, ठीक है। अब दिक्कत यह है कि हम रोजगार मानते हैं केवल और केवल सरकारी जॉब को, हाँ या ना?
और जब तक सरकारी जॉब नहीं मिलती तब तक हम अपने आप क्या मानते हैं, हम तो बेरोजगार। क्या बोलते हैं, हम बेरोजगार। आपके हम भी बोलते थे ऐसे, ठीक है, भले महीने के अच्छे खासे हमें उस समय भी आ रहे थे, बट फिर भी क्या होता है कि हमारे यहाँ बना हुआ मानसिकता के सब क्या होनी चाहिए, सरकारी नौकरी होगी तो। लेकिन वास्तविकता में ये बात सही नहीं है। अगर आपको रोजगार आपको मिला हुआ है, ठीक है, अभी तो ऐसी ऐसी परिभाषाएं आपकी आएगी, आप खुद कहोगे साहब ये तो बिल्कुल मतलब कोई सेट नहीं हो रहा है। जैसे मान लो कि ग्रामीण क्षेत्र में 850 रुपए कमा रहा है, वो गरीब नहीं है महीने के कितने। अभी मैं नहीं कह रहा हूं, ये भी आप रिपोर्ट्स देखोगे, उन रिपोर्ट्स के अनुसार 850 रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है। अब ये आपने एक बार देखो 850 आपने देखा होगा दिन का, हाँ या ना, लेकिन यहाँ बात होगी महीने की। मतलब ऐसा भी कहा अभी आएगा कि 27 रुपए दिन का खर्च कर रहा है, कितना कर रहा है, तो वो गरीब नहीं है। अब आप ये बताओ कि एक अगर हम कहीं पे चले गए रेस्टोरेंट में, छोटे मोटे रेस्टोरेंट में, वहां जाकर हमने एक समोसा और एक चाय ऑर्डर कर दिया तो 27 हो जाएंगे, हो जाएंगे ना, क्योंकि आज की तारीख में तो महंगाई है। हाँ, बीड़ी तो अच्छी बात है ना। तो अब आप सोचो कि तो जो बीड़ी पिला वो गरीब नहीं है फिर तो। कितने की आती बीड़ी वैसे, 25 रुपए की, 25-30 रुपए की एक बंडल, और उसमें कितनी आती है, 20 आती है। अच्छा, 20 भी आती है, 25 भी आती है, और मतलब बीड़ी का नॉलेज आपको पूरा है। होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। मैंने तो कुछ कही, मैंने आपको कहा कि आप लोगों को नॉलेज पूरा है, मैंने सुना था कि आप सेवन भी कर रहे हो, हैं? चलो एक और बात, तो यहाँ पर अपन जो बात कर रहे हैं कि 27 रुपया दिन का खर्च कर रहा है, इट मीन्स वो आपका गरीब नहीं है। तो कुछ लोगों ने जो गरीबी का अनुमान लगाया वो लगाया पैसे के आधार पर, और कुछ ने लगाया आपका कैलोरी के आधार पे, कि भाई अगर मान लो ग्रामीण क्षेत्र का जो व्यक्ति है वह प्रतिदिन उसको 2400 कैलोरी मिल रही है भोजन में, तो वो गरीब नहीं है, और शहरों में 2100 कैलोरी। इस तरह से सबने अपनी अपनी रिपोर्ट दी। अब क्या प्रश्न बनता है सुन लो, भाई फला कोई मान लो आपको जो है दे दिया के साथ, जैसे मान लो तेंदुलकर समिति ने गरीबी का जो है निधन करने के लिए क्या आपका जो है सूचकांक उपयोग में लिया, उसने कितना बताया खर्चा और कितना बताया कैलोरी, वो पूछ सकता है। या कोई आपकी नीति पूछ सकता है जिसका संबंध किससे हुआ, गरीबी और बेरोजगारी से। तो दोनों में संबंध सीधा है कि अगर बेरोजगार होगा तो क्या होगा, वो गरीब होगा। लेकिन मैंने भी एक बात तो जोड़ी कि आप जो है क्या उसका मानक मान रहे हो। जैसे आप लोगों ने मानक मान रखा है सब सरकारी जॉब, तो हम बेरोजगार नहीं है, या आपने मानक मान रखा है, अरे हाँ या ना। लेकिन अगर आप जो अभी बात कर रहे थे सब बीड़ी इतने की आती, इतने की आती है, अगर आप दिन का एक बीड़ी खरीद लेते हो, ठीक, तो वो जो आपका है चलो अच्छा नॉलेज है आप लोगों को, पर ये बीड़ी और सिगरेट नहीं आएगी, ये तो आपने एक एग्जाम्पल दिया है ना। तो अब जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वापस चलते आगे, तो आप समझ चुके हैं कि क्या पूछेगा आपसे, ये पूछेगा भाई कौन सी समिति में क्या आपका जो मानक माना है गरीबी का, ठीक है, तो वो हमसे पूछ सकता है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, और अच्छे से इसको जो है पढ़ लेंगे तो क्या होगा, सीधा ही प्रश्न आएगा और सीधे हम क्या कर देंगे, आंसर दे पाएंगे। देखो ये चैप्टर आपका किसका है, इकोनॉमिक्स का, किसका है, और जो जो बातें अपन करने वाले हैं वो सारी की सारी आपको यही हो जाएगी याद, जैसे तो कुछ तो है ना, और कुछ आपको जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जितने क्वेश्चन आए हुए हैं तो वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, और यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है उसको ढंग से पढ़ना है, बस इससे ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना अपने को। और करंट अफेयर में अगर कोई नीति चल रही है तो उसके बारे में जानकारी रखनी है। अब हम बात कर रहे हैं रोजगार और आपका जो है साथियों गरीबी की। तो बेरोजगारी और गरीबी, तो गरीबी में अभी हमने एक बात कही थी कि अगर कोई व्यक्ति अपनी जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति नहीं कर पाता है तो वो गरीब है। क्या है वो, जैसे मान लो कि आधारभूत आवश्यकता क्या, तो हम ये जानते हैं सब रोटी कपड़ा मकान, लेकिन इससे काम नहीं चलता है। वर्तमान के अंदर आप केवल सब रोटी कपड़ा मकान
तो उसके अलावा भी आपको कुछ और चीजें, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये भी आपका क्या होगा, आधारभूत आवश्यकता है। ये शिक्षा है या नहीं? अरे हाँ या ना? तो जब व्यक्ति शिक्षित होगा तो क्या होगा, उसके रोजगार मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन एक दुविधा भी है कि ज्यादा पढ़ा लिखा होगा तो छोटा काम करने से शर्माएगा। सही है ना? अभी आप देखो, एक जो चल रहा है ट्रेंड, आपने अगर देखा हो यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम जहां भी आप देखते हो, तो अगर कोई बालिका या कोई अगर फीमेल जो है वो अगर कोई छोटा मोटा व्यक्ति लग रही है, मतलब चाय का लगा रही है, कड़ी लगा रही है, या पाव भाजी का लगा रही है, कुछ भी लगा रही है, तो उसको प्रमोट किया जाता है। क्या कहा जाता है उसको? आप में वो लड़की है और वो इस तरह का काम करे तो उसको इंकरेज किया जाता है। और यही अगर बालक कर दे तो कि इसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसने इस रास्ते को चुना, हाँ या ना? तो ये ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल दे रहे, बट आप इसको मानो कि दोनों ही रोजगार में, फिर अगर वो इस तरह का जो काम कर रहे हैं, दोनों क्या हुए, रोजगार के अंदर है। और मैं मानता हूं कि अगर आप देखोगे तो जितने भी यहाँ लगे हुए आउटलेट्स लगे हुए छोटे मोटे आप देखते हैं, अगर कभी निकले हो रोड पे, मेन रोड पे आप देखना कई सारे आपके जो है यहाँ पे लगे हुए हैं, स्टोर लगे हुए, थैला पे, है ना? और वो अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रहे हैं। आप किसी ऐसी चल ना जो अच्छी चलती है वो दुकान, वहां जाना और उससे चाय पीना, उससे बात करना, अरे तुमने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों नहीं की? तो वो आपको ये बोलेगा जितनी सैलरी है गवर्नमेंट में उतने तो मैं यहाँ सत्ता में छाप देता हूँ, हाँ या ना? इसका मतलब वो रोजगार में है या नहीं? और वो अकेला रोजगार में नहीं, उसके जो काम कर रहे हैं वो सब क्या है, वो खुद रोजगार दे रहा है दूसरों को। तो कहने का मतलब ये हुआ है कि हमने अगर एक केवल मान लिया सब केवल गवर्नमेंट जॉब रोजगार साधन है, तो नहीं, अन्य साधन भी आपके हो सकते हैं। तो गरीबी क्या है? तो आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा तो वो गरीब है। समझ में आ रही बात? ठीक है। अगर इसको अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर आपका जो है एक व्यक्ति, जिसका नाम क्या है, अमर्त्य सेन। तो जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन आपके हैं, ये क्या कह रहे हैं, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो वो क्या है, गरीब है। अब यहाँ एक और बात आ रही है, सब जीवन की व्यवस्था जिसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं होता है ना, तो वो क्या कहलाएगा आपका, गरीब। किसके अनुसार? तो सीधा ही प्रश्न पूछ लेगा, भाई जो आपकी जो परिभाषा दी है गरीबी, गरीबी की, वो किसने दी है? तो परिभाषा को याद होनी चाहिए, किसने दी है वो भी आपको याद होना चाहिए। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, किसने कहा है, अमर्त्य सेन ने कहा है। फिर नीति आयोग क्या कह रहा है, कि नीति आयोग आपका कह रहा है कि जीवित रहने, स्वस्थ रहने एवं दक्षता के लिए आवश्यकताओं को पूर्ण करने का अभाव ही क्या है, क्या कह रहा है, तीन बातें कर रहा है, जीवित रहना, स्वस्थ रहना और ये तीन बातें कौन कर रहा, नीति आयोग। तो सीधे प्रश्न पूछेगा, ये परिभाषा आपकी जो है किसने दी है गरीबी की, किसने दी है, नीति आयोग। और ऊपर किसने दी है? तो दो परिभाषा आपकी हो गई। अब हम आगे चलते हैं, लिखने की बात बाद में करेंगे, पहले बार देख लो। अब देखो यहाँ पे गरीबी मापन हेतु जो आपके जो विभिन्न संगठन आपके हैं वो कौन कौन से, तो पहला आप देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, योजना आयोग। क्या आ रहा है? और अभी भी मैंने आपसे बात की थी कि दो तरह से मान रहे, एक तो मान रहे कितना खर्च कर रहा है, कितना कमा रहा है, और दूसरी बात कैलोरी। तो जो योजना आयोग आपका है उसने क्या किया, दैनिक कैलोरी उपभोग जो आपका है उसको आधार माना है गरीबी के निर्धारण के लिए। क्या कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में कितना, 2400 कैलोरी, और शहरों में कितना। अब ग्रामीण में ज्यादा, शहरों में कम, क्यों? तो गांव में क्या हो रहा है, शारीरिक श्रम जो है वो ज्यादा होता है, इस वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपका जो कैलोरी की मात्रा है वो शहरी तुलना में ज्यादा है। कितनी है? 2400। और यहाँ कितनी है? बोल क्यों नहीं रहे हो? अभी तो शायद पहली क्लास ही अपनी आज, है ना? तो फिर एनर्जी होगी आप में। तो 2400 कहाँ है ग्रामीण में, और शहरों में कितना है, 2100। और हाँ, आराम से। अब यहाँ पर जो है एक तो योजना हो गया, अब मैंने क्या बोला, अलग अलग समितियां आपकी आएगी, और वो समितियां क्या कह रही है उसको भी पकड़ना है अपने को, किसने क्या बोला। तो यहाँ पर पहला कौन आ रहा है, रथ और दांडेकर। देखो साथियों, ये नाम याद रखना, अगर ये याद रहता ठीक नहीं रहता कोई बात नहीं, क्योंकि ये सब याद रहना मुश्किल है, अगर रख सकते तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं तो ये तो आपको देखना है कि इसने क्या कहा था। अब यहाँ क्या कह रहा है रथ वाला, ये कह रहा है, देखो दो व्यक्ति थे, ठीक है, अपने को सीधा याद रखना है रथ और दांडेकर। अगर आप चाहें पूरा नाम याद रखो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, और सिंपल से हमारी बात जो है वो क्या हो जाएगा, रथ और दांडेकर। इसने क्या किया, इसने भी आधार माना है कैलोरी खपत, किसको माना है, और ये जो कह रहा है ये दोनों इक्वल बात कर रहा है। क्या कर रहा है ये, चाहे ग्रामीण हो चाहे आपका शहरी हो, कितना बता रहा है,
2250 रुपए आपके जो है, सॉरी 2250 कैलोरी जो आपकी है वो आपकी अगर प्रतिदिन मिल रही है तो वो गरीब नहीं है। इससे कम मिल रही है तो गरीब है। तो रथ और दांडेकर जो है वो दोनों का क्या कर रहा है, समान बता रहा है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, आपका समान रहेगी। कैलोरी कितनी रहेगी, 2250। जबकि योजना में क्या कह रहा था, 2100 कहां पे, शहरों में, और 2400 कहां है। अब नेक्स्ट कौन आ रहा है, अलग, क्या नाम आ रहा है, अलग समिति। तो अलग समिति जो आपका है, इसने क्या किया, समान किया, और ये आके अलग कर रहा है वापस से। क्या कह रहा है, ये वही बात कर रहा है जो योजना आयोग ने की थी। क्या कह रहा है ये कि साहब ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 और शहरों में आपका 2100 है। तो अगर वो उपभोग हो रहा है तो व्यक्ति गरीब नहीं, और उससे कम मिल रहा है तो वो गरीब है। और इतना अगर उसको खाना मिल रहा है तो वो गरीब नहीं है, और उससे कम मिल रहा है तो वो गरीब है। किसने कहा है ये, अलग ने कहा। और किसने कहा था, योजना आयोग। योजना आयोग बोले नाम तो अलग है लेकिन समान काम कर रहा है योजना आयोग के। बात सुन आ रही है, नाम क्या है इसका, लेकिन काम समान कर रहा है किसके, योजना आयोग के। जबकि जो रथ वाला है वो क्या कह रहा है, दोनों में समान। भाई आप इस बात समझो, रथ जो होता है उसके टायर बराबर होते हैं पीछे वाले, हाँ या ना। तो दोनों में समानता की बात कर रहा है। कितनी बात कर रहा है, ग्रामीण और नगरीय दोनों में 2250। ठीक है, आगे बढ़ो। अब ये कौन आ रहा है, लकड़ा वाला। और लकड़ा वाला को समझो इस तरह से, अभी इसको छोड़ दो। लकड़ा वाला को समझो कि अभी आप जो बैठे हो यहाँ पे, जो टेबल बैठे हो, किससे बना हुआ है वो, फ्रेम किसकी, उसकी, लकड़ी की है। एग्जाम देने जाओगे जिस टेबल में बैठोगे वो भी क्या है, लकड़ी की होगी। अनुमानित मान लो, इमेजिन कर लो, लोहे की तो मान लो ना, अपने क्या करना है। तो आपका जो आधार है वो क्या है, लकड़ी है। अरे सुना ना, जीते भी लकड़ी और मरते भी लकड़ी। आधार क्या है, लकड़ी है। तो आधारभूत आवश्यकताओं की बात कौन कर रहा है, लकड़ा वाला। कौन कर रहा है, आप देखो यहाँ पर कि ये जो आपका लकड़ा वाला आयोग है, ये क्या कह रहा है, बुनियादी आवश्यकताओं की बात आपकी कर रहा है, और इसने कुछ मानक दिए हैं, वो ध्यान रखना। पहला कह रहा है आवास, किसी बात कर रहा है, आधारभूत आवश्यकताओं की, उसमें पहली बात क्या कर रहा है, आवास। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। अब ये आपकी बात कर रहा है कुल मिला के। आप जो है यहाँ पढ़ने आए तो आपको आवास भी चाहिए, हाँ या ना। कोचिंग आ रहे हैं तो वस्त्र भी चाहिए है। और यहाँ क्यों आ रहे हैं, शिक्षा के लिए आ रहे हैं। और अगर स्वच्छ होकर नहीं आए तो पड़ोसी पास में बैठने नहीं देगा। और यहाँ वहां से यहाँ आने के लिए क्या चाहिए, वाहन चाहिए, अरे हाँ या ना। और फिर यहाँ आ रहे हो, और जब क्लास से फ्री होते हो तो क्या करते हो, 6 आवश्यकताओं की पूर्ति आपकी कौन कर रहा है, ये कह रहा है लकड़ा वाला। आधारभूत आवश्यकताओं की बात कर रहा है लकड़ा वाला। कितनी आवश्यकता बताइए, 6। तो सीधा प्रश्न पूछेगा कि वह कौन सी समिति या कौन सा आयोग है जिसने गरीबी मानक के लिए 6 आधारभूत आवश्यकताओं को माना है, आधार माना है। तो क्या हो जाएगा, लकड़ा वाला। और इसने जो दिए हैं आवास, वस्त्र, शिक्षा, स्वच्छता, वाहन, ईंधन और आपका। अब इस बात समझो, ज्यादा अच्छा जो है, जो मानक अगर आपको दिख रहा है वो ये लकड़ा वाला ही है। आप रोटी कपड़ा मकान कह रहे हो, पर रोटी कपड़ा मकान आपने कह दिया, पर क्या वो सही मानक है क्या। अगर किसी व्यक्ति को केवल रोटी कपड़ा मकान मिल जाए तो गरीबी है ना फिर तो। अरे हाँ या ना। जैसे मान लीजिए कि 2 बालक हैं, अलग अलग परिवारों से आ रहे हैं, ठीक है, और दोनों की आय जो है वो अलग अलग होगी। तो भले वो दोनों समान कक्षा में पढ़ रहे हैं, समान जगह पढ़ रहे हैं, लेकिन आप देखना कि दोनों के स्टैंडर्ड में फर्क होगा या नहीं होगा। हो सकता है एक व्यक्ति जो है वो 500 रुपए के जूते पहन के आ रहा हो, एक पहन के आ रहा हो 5000 के, हो सकता है। अरे हाँ या ना। एक हो सकता है कि शर्ट पहन के आ रहा हो 500 की, एक पहन के आ रहा हो 2000 की। तो दोनों में आपको जो है दिख जाएगा अंतर क्या है। अब हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के जो हम कह सकते हैं दोनों की आय बराबर है, दोनों की जो पारिवारिक आय है वो क्या है, समान है, लेकिन फिर भी उनमें जो है ये अंतर आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा, तो हो सकता है कि उनके परिवारों के जो मेंबर हैं उनकी संख्या में अंतर हो। जैसे मान लो किसी घर की आय या 2 घर है, इनकी आय 50,000 रुपए, कितना है, 50,000 रुपया महीना है, दोनों की आय समान है। लेकिन एक घर में मेंबर है 5 और एक में मेंबर 2, कितने हैं, 2। तो अब आप खुद दिमाग लगाओ कि ज्यादा खर्चा कहाँ होगा, और जो 2 वाले हैं वो अपनी हर आवश्यकता की पूर्ति करने में सक्षम होंगे, हाँ या ना। तो कहीं ना कहीं आप जानना कि गरीबी और बेरोजगारी में जनसंख्या का भी बड़ा रोल है, ठीक है। तो यह हमने बात करी, लकड़ा वाला क्या कर रहा है, आधारभूत आवश्यकताओं की बात कर रहा हूं, 6 आवश्यकताओं की बात की। कितनी आवश्यकताओं की बात की है।
अब आ रहा है तेंदुलकर, जानते हो उसको? जानते हो आप तेंदुलकर को? जानते हो ना? तो ये तेंदुलकर थोड़ा अलग है ना? उसका भाई है, उसका भाई तो नहीं है। सुरेश तेंदुलकर, उसके पापा का नाम क्या था? रमेश तेंदुलकर। ये सुरेश तेंदुलकर है। और आप इतना ध्यान रखना कि तेंदुलकर जो है वो महान बल्लेबाज हम जानते हैं, और एमआरएफ के बैट से खेलता था। किससे खेलता था? एमआरएफ के बैट से खेलता था। किससे खेलता था? तो ये भी जो है ये एमआरएफ से नहीं खेलता, लेकिन एमआरपी से खेलता है। किससे खेलता है? एमआरपी से खेलता है। तो सीधा प्रश्न पूछेगा आपसे, भाई एमआरपी का जो उपयोग किसने किया? तो आप बताएंगे तेंदुलकर समिति ने किया। क्या है एमआरपी? मिस रिकॉल पीरियड जो आपका है उसके आधार पर इसने गरीबी का आकलन किया। तो गरीबी आकलन के लिए एमआरपी का प्रयोग किसने किया? सुरेश तेंदुलकर। बोलना पड़ेगा, देखो ये कोई आप पहले नहीं पढ़ चुके हो, इसलिए बोलो तो आप ठीक रहेगा। किसने किया? तो तेंदुलकर समिति। हाँ, या इतनी जानना, तेंदुलकर समिति ने इसका उपयोग किया। किसका उपयोग किया? एमआरपी। क्या है एमआरपी का पूरा नाम? वेरी गुड। गरीबी गणना के लिए इसने एमआरपी और एक आपका उपयोग किया है न्यूनतम कैलोरी वैल्यू। अब देखो, मैंने जो बात आपसे की थी कि 27 रुपया कमा रहा है अगर पर डे, है ना, खर्च कर रहा है, तो वो गरीब नहीं है। तो ग्रामीण क्षेत्र में कितना कर रहा है? 27 रुपया दिन का, और महीने का कितना बता रखा है? 816 रुपए का खर्च कर रहा है, तो वो गरीब नहीं है, वो गरीब नहीं है। और यही बात अगर शहरों में कर दें तो कितना? 33 रुपया, है ना, कहां पर? शहरों में। और प्रति माह 1000 रुपया अगर खर्च कर रहा है तो वो गरीब नहीं है। समझ में आ रही बात? अब वास्तविकता में आप ये सोचो कि ये जो आपके जितने भी रिपोर्ट्स हैं ये प्रैक्टिकल हैं? नहीं है ना। आपने केवल एक आधारभूत बता दिया कि सब इतना होगा तो गरीब नहीं है। क्यों? हाँ, वेरी गुड। क्या कर रहे हैं? पागल बना रहे हैं। एक्चुअल में क्यों ऐसा किया? ऐसा इसलिए किया कि ताकि गरीबी की जो गणना है या जो गरीबों की संख्या है उसको कम दिखाया जा सके। तो जितना छोटा होगा आंकड़ा इधर पैसों का, उतना क्या होगा? गरीबी कम दिखाई जाएगी। हाँ या ना? एक्चुअल मायने में अभी आप जब यहाँ बैठे हैं, विद्यार्थी हैं, और आप एक शहर में रह रहे हैं, है ना, और उदयपुर शहर ऐसा नहीं कि सस्ता हो, बहुत महंगा है। अपने आप में अगर देखा जाए तो काफी महंगा है। तो अब आप खुद दिमाग लगाओ कि क्या आपका जो गुजारा है वो 1000 रुपया प्रतिमाह हो जाता है? नहीं होता है। मिनिमम जो आवश्यकता है वो शायद उसकी 8000 रुपए के आसपास होगी। कितनी? 7 से 8000 रुपए। आया ना? मिनिमम। तो अब आप देखो कि अगर आप इसको 1000 रुपए से कैलकुलेट करोगे तो फिर रहोगे कहां? संभव ही नहीं कि आप 1000 रुपए में कहीं रह सकते हो। कहीं नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता यहाँ पे, है ना। अगर आप 4 लोग मिल के रहो तो भी 1000 रुपए नहीं आता है, ज्यादा आता होगा। तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि केवल और केवल एक तरह से जो है एक आंकड़ा दे दिए। इनको ये लगता है कि जो व्यक्ति हम गरीब देख रहे हैं उसका घर होगा, उसका जो है घर का किराया नहीं लगता होगा, उनको ये लगता है कि बिजली फ्री होगी, इनको लगता है पानी फ्री होगा। संभव है क्या 27 रुपए में आप जो है खर्चा निकाल लोगे? नहीं ना। तो कहने का मतलब ये जो है अपने को केवल एक मानक रखना है, इनको ज्यादा सीरियस नहीं लेना है, पर इनको याद रखना है कि इसने क्या कहा था, है ना। क्लियर? क्या कह रहा है ये तेंदुलकर? एमआरपी की बात कर रहा है और आपका जो है बात कर रहा है आपका खर्चे की। तो कह रहा है ग्रामीण क्षेत्र में 27 रुपया और शहरी क्षेत्र में। ठीक, चलते आगे बढ़ते हैं। आप देखो इस मानक का उपयोग किया 2011-12 में। कब किया? और उसके आधार पर भारत में गरीबी कितनी निकली आई? 21.9% गरीबी निकलकर आपकी आई। इसके बाद में 27 रुपया अगर करने के बाद में कि आपकी जो संख्या है वो ज्यादा निवास करती गांव में, इसके बाद निकल के आपकी जो है वो 21.9 निकल के आ रही है। आप सोचो। तो अगर इसको अपन बढ़ा दें, जो मैं कह रहा हूँ 7,000 8,000 रुपए कर रहे हैं, इसको 5,000 ही कर दो, तो ये आपकी चल जाएगी 50% ज्यादा। तो किसे कोर्स कर जाएगी, है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट। कौन आ रहा है? रंगराजन। कौन आ रहा है? रंगराजन। कौन आ रहा है? इसको से पढ़ो, रंग रोगन। क्या होता है रंग रोगन? पेंट करना। क्या बोलते हैं भाई? दीवार पे कलर पुराना गया नया कर दो। इसने भी वही किया कि जो तेंदुलकर ने किया एमआरपी, इसने आके थोड़ा सा उसने क्या कर दिया? रंग रोगन कर दिया। क्या कर दिया इसने? एमआरपी कर दिया। क्या कह रहा है ये? संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि की बात कर रहा है। कौन कर रहा है? रंगराजन। जो रंगराजन आपका है वो ये कर रहा है बात। और इसने जो है आपका ध्यान रखना, यह एमएमआरपी इसका आपका जो है उपयोग किया है किसके लिए? गरीबी निर्धारण के लिए। और साथ में क्या कर रहा है? कैलोरी की बात कर रहा है। और ये कह रहा है कि साहब
ग्रामीण क्षेत्र में कितना 2155 कैलोरी और शहरी में कितना 2090 कैलोरी। इतना अगर खपत हो रही है तो गरीब नहीं है। ठीक है, कौन बात कर रहा है ये? अब ये जो है ना, ये भले आपको याद ना हो, लेकिन ये जो आ रहे हैं बीच में ये याद होने चाहिए। ये पूछेगा आपसे भाई किस समिति ने किस जो है आपका जो आधार लिया है, किसको लिया है, किसको आधार मान की गणना की है। तो जैसे एमआरपी तेंदुलकर आ गया, एमएमआरपी रंगराजन आ गया। ठीक है, आधारभूत आवश्यकताएं 6 वाली लकड़ा वाला है, तो ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो ये कह रहा है खर्च का आधार, तो ये खर्च का आधार कह रहा है ग्रामीण क्षेत्र में कितना 32 रुपए और प्रति माह 972 और शहरों में कितना 47 रुपया पर डे और प्रति माह हो जाएगा 1460। इसके आधार पर आपने जो है 2014 की रिपोर्ट की अगर बात करें तो आपने जो निकाली गरीबी कितनी आई है 29.5%। अब आप खुद दिमाग लगाओ यहाँ पे, अभी आप यहाँ पढ़कर आए थे कितना रुपया और यहाँ कितना 33। इसने क्या बढ़ोतरी की? इसने केवल 5 रुपए की बढ़ोतरी की। यहाँ पे कितनी की और यहाँ कितनी की 14 रुपए की। और इसमें आप देख लो कि कितना फर्क आ गया, वहां 21.9 था, यहाँ कितना आ गया 29.5। तो मैंने क्या कहा, अगर 4000 कर दिया जाए तो ये तो फिर आपका 50 से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आगे अब कौन आ रहा है? सक्सेना समिति और हाशिम समिति। सक्सेना और दोनों अलग अलग काम करेंगे, अलग अलग जगह पे। काम दोनों का समान रहेगा, लेकिन जो इनका काम रहेगा वो रहेगा अलग। ठीक है, तो यहां पर आपका जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय किसको लेके आ रहा है 2009 में? सक्सेना समिति को। और उद्देश्य क्या है इसका? बीपीएल। बीपीएल जनगणना कहां पर? ग्रामीण क्षेत्रों में। कहां पर? ठीक है, और यही काम आपका जो हाशिम समिति है वो कहां करेगी? शहरी क्षेत्रों में आपका ये काम करेगी। दोनों काम सेम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बीपीएल जनगणना का काम कर रहे हैं। जो सक्सेना काम कर रहे हैं वो कहां काम कर रहे हैं? ग्रामीण में। और जो हाशिम समिति वो कहां काम कर रही है? शहरों में। दोनों काम समान है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो क्या पूछ सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल जनगणना का जो कार्य है वो किसने किया और कब किया? 2009। ठीक है, हालांकि रिपोर्टें जो आपकी है इसमें हाशिम समिति जो आ रहा है वो कब आ रहा है? 2013 में दे रहा है और ये कब दे रहा है? 2009 में कर रहा है। आगे बढ़ते हैं यहां से, इसी में चलते अपन आगे। नेक्स्ट ये जो है आपका अरविंद पनगड़िया आयोग जो 2015 में आया था, जब अपने यहाँ जो है नीति आयोग की स्थापना हुई थी। तो ये ध्यान रखना कि ये जो आपके पनगड़िया है ये क्या थे उस समय? उपाध्यक्ष। और जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? पीएम। कौन होता है? तो उन्होंने आपका जो है ये ध्यान रखना कि जब पहली बार आयोग बना था तब इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट 2015 के अंदर आपका प्रस्तुत की थी। अब यहाँ देखो जो नीति आयोग आपका है वो हर वर्ष के लिए समय समय पर गरीबी रेखा और गरीबी अनुपात का सर्वेक्षण करता है। क्लियर? अब यहां बात आती है कि हमारे देश में ये आंकड़ों का कलेक्शन करता कौन है? तो इन आंकड़ों का, इन जो है डेटा का जो आपका कलेक्शन करने का कार्य है वो भी हमने दे रखा है किसको? NSSO, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे। बिल्कुल, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो बड़े पैमाने पर आपका जो है सैंपल कलेक्शन का कार्य करता है। तो पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी के आंकड़ों का जो संग्रहण है वो कौन करता है? तो ये जानना कौन करता है? ये पूछा हुआ है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, आए हुए क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहां से। यहां पर देखो साथियों कि प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को क्या माना गया है? आधार माना गया है किसके आकलन के लिए? गरीबी के आकलन के लिए। ठीक है, और जो पुराना आपका जो मेथड है वो क्या है? कैलोरी। जो पुराना मेथड है वो कौन सा है? और जो नया मेथड है वो कौन सा है? तो 2 प्रश्न बन गए सब। गरीबी मापन का पुरानी जो विधि है वो कौन सी है? तो आप बताएंगे कैलोरी, खाने की बात कर रहे थे। और नवीन विधि कौन सी है? तो वह कितना खर्च कर रहा है प्रति महीना, वो आपका इसका आधार माना गया है। कोई आपत्ति किसी की? एक बार हम जो अभी तक पढ़े गए हैं उसको लिखेंगे। कुछ साथी हमारे उवासी भी खा रहे हैं, इतने दिनों बाद क्लास में बैठे हो और उवासी खा रहे हो हैं? चलो, हाँ, सुबह जल्दी क्लास लगती है और फिर नींद पूरी नहीं होती है। आपके पास ये दूसरा माइक है, उसको हटा दो। अच्छा, ठीक है, को हटा दूंगा तो फिर आवाज जो है वो नहीं आएगी। थोड़ा पास लगा तो इसको हो सकता है कि सही रहे। चलिए, तो डाला हेडिंग में पहले हम बात करेंगे गरीबी। आपने डाल दिया हेडिंग?
बेरोजगारी और गरीबी, तो हम पहले बात क्या कर रहे हैं, गरीबी। तो पहले गरीब बनाएंगे फिर बनाएंगे बेरोजगार। चलो लिखो इसमें गरीबी। वैसे तो आप गरीब नहीं फिर इस हिसाब से, तो और ना बेरोजगार हो, दोनों ही नहीं आपको, कि आप जो खर्च कर रहे हो आई थिंक वो जो बताया गया है उससे 8 गुना ज्यादा कर रहे हो। एक साथी, हाँ कुछ कह रहे हो, वेरी गुड। एक और बात थोड़ी सी अपन इस पर कर लेते हैं, चर्चा करें कि आप युवा पीढ़ी हो, तो कोई भी सीएम, कोई भी पीएम, कोई भी उसकी नीति तब तक सही जो है कार्यक्रम में नहीं आएगी, क्रियान्वित नहीं हो पाएगी जब तक कि अंदर का तंत्र सुदृढ़ नहीं हो। क्योंकि किसी ने से मान लो मैंने कह दिया कि साहब ऊपर जाके पैसे ले जाओ और समोसे ले आओ 50, क्या कह दिया मैंने, और मैंने क्या कर दिया, आप अपने आप से हिसाब से बांट लेना, ठीक है। अब जो व्यक्ति गया वो लाया 40 या 10 के पैसे उसने रख दिए जेब में, और 40 में क्या किया, अपने अपने दोस्तों को बांट दिए और बाकी को दिए ही नहीं। तो नीति तो गई थी ना मेरे यहाँ से बन के, हाँ या ना, लेकिन अंदर का तंत्र अगर वो खोखला है तो सही काम नहीं हो पाएगा। और ये बात किसने की थी, राजीव गांधी ने की थी ना, कि अगर हम यहाँ से बेचते हैं 1 रुपया तो वहां जाकर जब तक जनता के हाथ में आता है वो हो जाता है 5 पैसे के आसपास होता है। तो ये रियलिटी है। जैसे कोई भी पीएम सीएम, ये आप सोचो इंदिरा गांधी के टाइम से हम सुन रहे हैं सब गरीबी हटाओ, फिर उसको ज्यादा पकड़ इसने दी, राजीव गांधी ने दी, ठीक है। तो आप इस चीजों सोचो कि लंबे समय से इतिहास रहा है हमारे भारत का कि हम गरीब हटाने का काम कर रहे हैं, आज तक हम हटा नहीं पाए। अभी तो ये रिपोर्ट दे रहे हैं 27 रुपया, 32 रुपया, 33 रुपया, है ना। चलो आगे बढ़े इससे, हाँ और क्या, देखो गरीबी और देखो परिभाषा, देखो गरीबी, गरीबी डाल दी बिंदु, और देखो परिभाषा, और परिभाषा में पहला लिखोगे प्रोफेसर अमृत सेन के अनुसार, परिभाषा लो बिंदु और लिखो प्रोफेसर अमृत सेन के अनुसार, अमृत सेन के अनुसार, ठीक है। और लिखो जीवन की वह अवस्था, जीवन की वह अवस्था, जीवन की वह अवस्था जिसमें जिसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में, जीवन की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं होता, सक्षम नहीं होता, नहीं होता, अर्थात मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, अर्थात मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, नहीं कर पाता, तो वह अवस्था गरीबी है, तो वह अवस्था गरीबी है। क्या है वह अवस्था साथियों, गरीबी है, तो वह अवस्था गरीबी है। कंप्लीट सभी का, कौन है गरीब, तो जो आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है ना। अब देखो नीति आयोग के अनुसार, नीति आयोग के अनुसार, हाँ ठीक, नीति आयोग के अनुसार, और लिखे इसमें जीवित रहने, जीवित रहने कोमा स्वस्थ रहने, जीवित रहने कोमा स्वस्थ रहने, रहने एवं दक्षता के लिए, एवं दक्षता के लिए आवश्यकताओं को, दक्षता के लिए आवश्यकताओं को पूर्ण करने का, आवश्यकताओं को पूर्ण करने का अभाव ही गरीबी है। दक्षताओं के लिए आवश्यकताओं को पूर्ण करने का अभाव ही गरीबी है। किसके अनुसार है ये, 3 बातें कर रहा है, जीवित, स्वस्थ और दक्षता, है ना। अगर इनका अभाव अपने पास है तो क्या है, आप गरीब हैं, ये कह रहा है।
आयोग। अगला लिखो नेक्स्ट, गरीबी मापन। नेक्स्ट लिखो, पॉइंट डालो हेडिंग में, गरीबी मापन, गरीबी मापन हेतु, गरीबी मापन हेतु विभिन्न संगठन व समितियां, विभिन्न संगठन व समितियां, समितियां। और इसको लिखाने से पहले कमेंट आया, उसको ले लेते हैं। हाँ, कुछ साथ लिख रहे हैं यहाँ पे, ऊर्जा वाला टॉपिक नहीं करवाया, तो ऊर्जा वाला टॉपिक जो आपका है वो हो जाएगा जब भी उस बेच में क्लास आपकी लगी जाएगी, उसमें हो जाएगा। किस बेच का बाकी ऊर्जा वाला टॉपिक? 5वें बेच का, बस एक ही ऊर्जा। हाँ, तो जैसे ये क्लास चल रही है अभी आपकी, वैसे ही आपका जो टॉपिक बाकी है उसकी क्लास भी आपकी लग जाएगी, ठीक है ना। मैंने बीच में छोड़ा है वो, तो क्लास जिस तरह से होती है अरेंज, उस हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे लिखे, अगला डाले आप हेडिंग में, योजना आयोग। इसके अनुसार मैडम बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट हम डालेंगे हेडिंग में योजना आयोग के अनुसार। तो योजना आयोग जो आपका है, उसने किसका उपयोग किया? उसने उपयोग किया आपका दैनिक कैलोरी। देखो, योजना आयोग और देश में दैनिक कैलोरी उपभोग, दैनिक कैलोरी उपभोग के आधार पर, दैनिक कैलोरी उपभोग के आधार पर। और इसी को फिर आपने क्या किया, नीति आयोग कर दिया, किसने क्या कर दिया, प्रति महीना खर्च कितना कर रहे हो उसके आधार पर उसने जो है आपका गरीबी का आकलन किया। तो जो आपका जो दैनिक कैलोरी है उसमें लिखो, ग्रामीण क्षेत्र 2400 कैलोरी प्रतिदिन, ग्रामीण क्षेत्र 2400 कैलोरी प्रतिदिन, और शहरों में 2100 कैलोरी। ग्रामीण क्षेत्र 2400 कैलोरी प्रतिदिन और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रतिदिन। ग्रामीण कितना? 2400, शहरों में कितना? 2100। शहरों में कम है, गांव में ज्यादा है, गांव वाले मेहनत ज्यादा करते हैं। हाँ, तो आपका जो ग्रामीण क्षेत्र होता है वो प्राइमरी सेक्टर पे काम करता है। किस पे काम करता है? क्या होता है प्राइमरी सेक्टर? कृषि, पशुपालन, खनन, है ना। और इनमें क्या होता है, इनमें आपका जो है शारीरिक श्रम जो है ज्यादा लगता है। नेक्स्ट को अगला बिंदु, अब जो अपना जो समिति है हमें पहला नाम आएगा आपका रथ तथा दांडेकर आयोग। रथ तथा दांडेकर आयोग कब आया था? 1971 में। रथ तथा दांडेकर आयोग 1971, और ये रिपोर्ट दे रहा है 1973। हालांकि इतना आपको याद नहीं रहेगा ईयर, पर अपने को जो मूल बात इसने की वो करना है। देखो, रथ तथा दांडेकर आयोग 1971, रिपोर्ट 1973 में, रिपोर्ट 1973 में, 1973 में, ठीक है। और इसने क्या किया, मैंने कहा रथ के जो टायर है वो तो समान है, तो लिखो ग्रामीण व शहरी, ग्रामीण व शहरी, ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में, दोनों क्षेत्रों में 2250 कैलोरी प्रतिदिन, 2250 कैलोरी प्रतिदिन, 2250 कैलोरी प्रतिदिन। यानी इससे अगर कम खपत हो रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वो गरीब है, ठीक है। तो 2250 क्या किया इसने, दोनों के लिए बताया, ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी। अगला कौन आ रहा है, अलग। पर क्या बताया था मैंने, नाम तो इसका अलग है लेकिन रिपोर्ट दे रहा है ये योजना आयोग के समान, नीति नहीं, योजना आयोग के समान। योजना आयोग का ही नाम बाद में क्या किया गया, और वो 2015 की घटना है, उससे पहले क्या था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले अभी बताया ना, मैं 2 बातें की थी कि पुराना जो आपका तरीका है वो है कैलोरी, और नया तरीका क्या है, प्रति महीना कितना खर्च, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है। नीति आयोग जो है वो बाद में आएगा, अभी इसी में बात कर रहे हैं योजना आयोग की बॉडी। तो देखो इसमें साथियों, वाई के अलग समिति, वाई के अलग समिति 1977 में आपका है, वाई के अलग समिति, वाई के अलग समिति, रिपोर्ट कर देना 1979 के अंदर, रिपोर्ट कब दे रहा, 2 साल बाद 1979 में। अब यही बनाना, कोष्टक बना के लिखना इस बात को, इसके मापन का आधार,
इसके मापन का आधार योजना आयोग के समान है। इसके मापन का आधार योजना आयोग के समान है। योजना आयोग के समान है। क्या बोला योजना आयोग ने? कितना देंगे ग्रामीण क्षेत्र में? 2400। शहरों में? तो अगर नहीं लिखोगे तो चल जाएगा कि दोनों उसका जो आपका है वो मापन जो है वो योजना आयोग के समान है। शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 और शहरों में आपका 2100। इससे अगर कम है तो वो गरीब है। कोई आपत्ति? चलो अगला लकड़ा वाला आयोग है, डीटी लकड़ा वाला। क्या नाम है इसका? हालांकि लकड़ा वाला ही करना, हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, पूरा नाम नहीं पूछता आपसे। जो लकड़ा वाला आयोग आपका है वो आया था 1989 के अंदर। 1989 रिपोर्ट दे रहा है 4 साल बाद, 1993 में। कर दिया? लिखो, इसने गरीबी मापन के लिए 6 बुनियादी आवश्यकताओं गरीबी मापन के लिए 6 बुनियादी आवश्यकताओं को शामिल किया है। गरीबी मापन के लिए 6 बुनियादी आवश्यकताओं को शामिल किया है। तो 6 बुनियादी आवश्यकताएं हैं। आवास, क्या हो जाएगा फर्स्ट? आवास। आवास के बाद में वस्त्र, शिक्षा, स्वच्छता, शिक्षा के बाद स्वच्छता, और फिर आपका वाहन ईंधन, तो जो फ्यूल है उसको भी इसने काउंट किया। और अंत में लिखा है मनोरंजन। ठीक है, तो 6 आवश्यकता की बात कौन कर रहा है? लकड़ा वाला कर रहा है। कौन कर रहा है? लकड़ा वाला। कोई दिक्कत? आगे अगला देखो, सुरेश तेंदुलकर समिति। तो एमआरएफ से याद रहेगा, एमआरएफ से एमआरपी है ना। सुरेश तेंदुलकर समिति, और लिखो इसमें 2004 से 5, 2004 से 5। तो इनको जोड़ो, कितना आएगा? 4 और 5 9 होता है। रिपोर्ट दी 9 में, लिखो रिपोर्ट 2009। रिपोर्ट कब दी है इसने? 2009 में। ठीक है, लिखो नेक्स्ट। लिखो इसमें गरीबी मापन के लिए एमआरपी और एमआरपी में करना मिक्स्ड रिकॉल पीरियड, यानी कि मिश्रित संदर्भ अवधि, मिक्स्ड रिकॉल पीरियड तथा न्यूनतम कैलोरी उपभोग को आधार माना। न्यूनतम कैलोरी उपभोग को आधार माना। तो एमआरपी का उपयोग कौन कर रहा है? तेंदुलकर। ठीक है, अब इसमें लिखो ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन 27 रुपए व प्रतिमाह 816 रुपए। 816 रुपए। नेक्स्ट, शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन 33 रुपए और प्रतिमाह 1000 रुपए। यानी इतना अगर खर्च करने की क्षमता रखता है तो वो गरीब नहीं है। कंप्लीट सभी का? चलिए, 1000 रुपए कहां पे है? शहरों में। और 816 रुपए कहां पे है आपका? और इसी में लाइन जुड़े, देखो
इस समिति के अनुसार 2011-12 में, इस समिति के अनुसार 2011-12 में 11-12 में भारत में गरीबी 21.9%। भारत में गरीबी 21.9%। हालांकि अपना राजस्थान का, लेकिन फिर भी इस बिंदु में पूरे भारत की बात होती है। चलिए अपन इससे आगे अगला लिखो, सी रंगराजन समिति। सी रंगराजन समिति जो कब आ रही है? 2012 में। सी रंगराजन समिति, ठीक है, 2012 में, और रिपोर्ट दी 2014 में। और इसका आधार क्या रहा है? लिखो आधार MMRP। MMRP आखिर इसमें नया किया, संशोधन किया इसमें ना। MMRP में क्या हो जाएगा? आप लिखो इसमें संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि। संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि, ठीक है। किसने दिया? ये रंगराजन ने, ठीक है। और लिखो इसमें जो कैलोरी आधार दिया इसने, वो लिखो ग्रामीण क्षेत्र में 2155, ग्रामीण क्षेत्र में 2155 कैलोरी, और शहरी में 2090। ग्रामीण क्षेत्र में कितना है? 2155, और शहरों में कितना है? 2090। अगर आप इसका डिफरेंस निकालोगे तो 5, यहाँ आ जाएगा आपका 6, यहाँ आ जाएगा 0, और यहाँ आ जाएगा 0। कितना डिफरेंस है दोनों में? 65 कैलोरी। यानी जो इसने दिया है शहरों में 2090, अगर आपको याद होता तो इसमें आप एड करोगे कितना? 65। कहाँ का जाएगा? ग्रामीण क्षेत्र का, ठीक है। चले अपन इससे आगे। तो ये बात अपन ने कर ली इसके बारे में। अब यहीं पर इसमें एक बात और जोड़ेंगे कि सब इसने जो है खर्चा बताया, तो गांव में कितना बताया? 32 रुपया। लिखो साथियों, इसी का है ना, इसी का ही है, MMRP की बात कर रहे हैं। तो लिखो इसमें ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपए प्रतिदिन, ग्रामीण क्षेत्र 32 रुपए प्रतिदिन, और प्रतिमाह 872 रुपए। 32 रुपये क्या हो जाएगा? पर डे, और आपका जो है 872 हो जाएगा पर मंथ, ठीक है। और जो शहरी क्षेत्र वहां पे 47 रुपीज पर डे, 47 रुपए पर डे, और आपका 1407 रुपए, 1407 रुपए हो जाएगा पर मंथ, प्रतिमाह। अगर इतना खर्च कर रहा है तो वो गरीब नहीं है। 1407 रुपया पर मंथ है ना। कर दिया सबने? चलिए, अब इसके अनुसार गरीबी कितनी रही? 29.5। देखो नेक्स्ट लाइन देखो, इस आधार पर भारत में गरीबी 29.5%। इस आधार पर भारत में गरीबी 29.5%, ठीक है। अब जो लास्ट अपना यहां आ रहा है सक्सेना समिति और हाशिम समिति, देखो साथियों इसमें इनको आप एक काम करो, अलग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले लिख दो आप सक्सेना समिति 2009, सक्सेना समिति 2009, सक्सेना समिति 2009, और उसमें लाइन जोड़ो, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित, ठीक है। और लिखो उद्देश्य, क्या उद्देश्य इसका? लिखो ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल जनगणना, ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल जनगणना के संचालन
संचालन के लिए कार्य प्रणाली की समीक्षा। और यही काम कौन करेगा शहरों में? हासिम समिति। कर दिया। नेक्स्ट देखो, हासिम समिति 2013। हासिम समिति 2013। हासिम समिति 2013। और लिखना इसमें, शहरी क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों के आकलन की कार्यप्रणाली का अध्ययन या समीक्षा। ठीक है, आकलन की कार्यप्रणाली का अध्ययन। ठीक है, जो काम गांव में कर रहे हैं सक्सेना, वो यहाँ पे कौन कर रहा है? हासिम। कंप्लीट हो गया यहाँ तक। तो ये इन्होंने क्या है, कुछ समितियां बनाई थी जिनका संबंध किससे रहा है? गरीबी के आकलन से रहा है। अब इसी में एक नया जो नाम आपका आ रहा है, वो कौन आ रहा है? अरविंद पनगड़िया, जो कि क्या रहे हैं, जो आपका नीति आयोग से पहले उपाध्यक्ष रहे हैं। ठीक है ना, ये कब आया? 2015 में। तो लिखो साथियों अगला बिंदु, अरविंद पनगड़िया आयोग 2015। अरविंद पनगड़िया आयोग 2015। और इसी समय कौन आया था? नीति आयोग आया था। अध्यक्ष कौन रहते हैं? पीएम रहते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। 2015 लिख दिया आपने। और इसमें लिखो, यहाँ पे लाइन जोड़ो। देखो, ये 2015 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नीति आयोग समय समय पर गरीबी रेखा व गरीबी अनुपात का सर्वेक्षण करता है। गरीबी रेखा को गरीबी अनुपात का सर्वेक्षण करता है। ठीक है, अब ये तो कर रहा है, लेकिन इसके लिए काम कौन कर रहा है? तो मैंने बताया था आपको कि ये जो आंकड़े कलेक्ट करेगा, कौन करेगा? NSSO। क्लियर है? लिखो इसके अंदर एक लाइन जोड़ो, भारत में सैंपल सर्वे करना। कोष्टक में देना, गरीबी के आंकड़ों का संग्रहण NSSO द्वारा किया जाता है। NSSO द्वारा किया जाता है। और जो NSSO है उसका पूरा नाम लिख दें, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। अब ये जो NSSO है, ये किसके अधीन आपका आता है? ये अधीन आता है आपका सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन, जो आपका मंत्रालय है उसके आपके अधीन ये आता है। ठीक है, किसके अधीन आता है आपका? ये इस मंत्रालय के अधीन आपका आता है। उसमें जोड़ी साइड को भी अलग से क्वेश्चन बना लिखना, NSSO
सांख्यिकी और कार्यक्रम NSSO NN N हाँ NSSO सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन आता है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन आता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग। के अधीन आता है। क्लियर? क्या है इसका शॉर्ट फॉर्म आपका? MOSPI। MO क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ, है ना। चलो अपन आगे। मिनिस्ट्री ऑफ कौन सी आपकी है? स्टैटिस्टिक्स एंड आपका प्रोग्राम। आगे बढ़े, नेक्स्ट यहां चलते अपन आगे। जो आपका योजना आयोग, जो नीति आयोग आपका है, वो क्या कर रहा है? प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय का उपयोग आपका कर रहा है। ठीक है, और यही आंकड़ा कौन ले रहा है? आपका NSSO आपका संग्रहित कर रहा है। ठीक है, चलिए अपन आगे अगला लिखो, इसमें नहीं जोड़ो। देखो, भारत में गरीबी आकलन का पुराना फॉर्मूला कैलोरी उपभोग है, जबकि नवीन फॉर्मूला प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय है। प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय है। ठीक है, कर दिया आपने। तो जो नया फॉर्मूला जिसका उपयोग कौन कर रहा है? नीति आयोग कर रहा है, वो आपका प्रति व्यक्ति मासिक आपका व्यय है, ये ध्यान रखना। चलते अपन इससे आगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे गरीबी जो रेखा है उसके आधार पर हम बात करेंगे गरीबी के प्रकार, इसके बारे में बात करेंगे। गरीबी के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब हो सकता है ये समय अपना हो चुका है, तो किसी को जाना हो पानी के लिए तो जा सकते हैं। ब्रेक चाहिए या चलने दें क्लास? कोई दिक्कत नहीं ना? ऐसा कोई है तो नहीं जो सुबह से आया हो यहाँ बैठा हो? कोई नहीं ना सबको? ऐसे है कोई नहीं ना? अगर फिर भी लगता है तो जरूरत है तो आप बीच में उठ के जा सकते हैं, पर बिना डिस्टर्ब किए पड़ोसी को। 10 मिनट छोड़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बस चलो आ जाओ। डालो हेडिंग में गरीबी के प्रकार। अब जो गरीबी है उसके प्रकार हम देखेंगे यहां पे। देखो, ये कोई विशेष कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप वैसे पता आप लोग गरीब कौन है कौन नहीं है। ठीक है ना? तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि जो गरीबी के प्रकार आपके हैं वो सबसे पहले देखेंगे टाइम के अकॉर्डिंग, यानी समय के आधार पर। समय के आधार पर क्या हुआ? जो कह रहा है कि सब पहला दे रहा है दीर्घकालिक सदैव गरीब और सामान्य गरीब। वो एक मूवी थी हिंदी मीडियम शायद एक आई थी ना, उसमें वो एक कहीं जाते हैं, अच्छे पैसे वाले होते हैं, वो जाते हैं किसी झोपड़ी के अंदर, मतलब झोपड़ी के अंदर जाते हैं, तो वहां सब आसपास क्या होते हैं, लोग बिल्कुल BPL लेवल से भी नीचे होते हैं। तो उसमें एक जो उसका दोस्त बनता है वो कहता है कि हम तो खानदानी गरीब है, मैं गरीब, मेरा बाप गरीब, मेरा दादा गरीब। तो ये वो वाले गरीब है जो दीर्घकालीन गरीब, यानी सदैव कैसे थे? गरीब थे। वो किसमें आएंगे? दीर्घकालीन गरीब में ये आपके आएंगे। फिर अल्पकालिक चक्रीय गरीब या अनियमित गरीब, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके पास साल में अधिकांश समय क्या रहता है? काम रहता है, पैसा आता रहता है, लेकिन कुछ समय ऐसा हो सकता है उसमें पैसा न आ रहा हो, वो गरीब किसमें आएगा? आपका अल्पकालिक। ठीक है। दूसरा आ रहा है गैर निर्धन, जो कभी गरीब ना हो, मतलब पैसा ठीक ठाक है जिसमें क्या हो रहा है? गुजारा हो रहा है। क्या हो रहा है? गुजारा हो रहा है। कभी ऐसा नहीं पड़ रहा है कि उधार मांगना पड़ रहा है, या कभी ऐसा नहीं हो रहा है कि खाने के लिए घर में कुछ नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि बोलना पैसा आ रहा हो। मतलब ये हो रहा है कि जितना खर्च है उतना खर्च आपका यहाँ पर पूरा हो रहा है। वो क्या रहेगा?
वो रहेगा आपका गैर निर्धन, यानी कभी जो गरीब ना हो। मतलब क्लास तो उसकी क्या है, बीपीएल से हल्की सी ऊपर ही है। जैसे मान लो किसी का घर का खर्च 10,000 रुपये महीना है, कितना है, तो उसको उतना ही मिल रहा है। कितना मिल रहा है उसको, 10,000 ही मिल रहा है, ना तो उससे कम मिल रहा है ना उससे, तो किसमें आएगा। और ये कौन व्यक्ति है, नहीं अब ये वापस वही है ना, वो रिपोर्ट्स कौन दे रहा है, जो समितियां वो दे रही है। तो मैंने आपको कहा ये काम करो, तुम अपने हिसाब से जो है 1 महीना स्टडी करो, तो पता चलाओ कि गरीब किसको कहेंगे किसको नहीं कहेंगे। आपने अपना दिन किया, अपनी रिपोर्ट दे दी, ठीक है। और आपको ये, आप ये चाहते हो ना कि हम कम से कम संख्या रखें गरीबों की, ठीक है, तो आप उस आधार पर काम कर रहे हो। अगर मैं आपको ये कह दूं कि नहीं, आप वास्तविकता में जो आवश्यकताएं हैं, जैसे 6 आवश्यकता जैसे बताई थी लकड़ा वाले, अब उनके अगर आधार कार्ड निकालो तो कितने निकल जाएंगे गरीब। क्या हर व्यक्ति आपका व्यय कर सकता है फ्यूल के ऊपर, नहीं। क्या हर व्यक्ति जा रहा है घूमने के लिए गर्मी छुट्टियों के अंदर, नहीं जा रहा है सब, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो ये हुआ कि आप, अच्छा एक और आपने देखा उसमें एक आया था, वो स्वच्छता की बात की थी, तो क्या हर व्यक्ति ध्यान रख पा रहा है, नहीं रख पा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप किस आधार क्या रह रहा है, उस आधार पर बातें की गई। बिल्कुल साथ में गरीब प्रकार में समय के आधार पर, समय के आधार पर, और लिखो इसमें समय के आधार पर। पहला, दीर्घकालिक सदैव गरीब, दीर्घकालिक सदैव गरीब और सामान्य गरीब। दीर्घकालिक सदैव गरीब मतलब हमेशा से गरीब है वो, हाँ पीढ़ी दर पीढ़ी जो गरीब है। दीर्घकालिक सदैव गरीब और सामान्य गरीब। मैं तो कह रहा हूं जिसका मोबाइल वो गरीब नहीं है। तो अगर आपने निकाल दो तो मुश्किल से परसेंट आएगा 5, हाँ 5 भी बता रहा हूं मैं। हाँ नेक्स्ट लिखो अगला, नहीं फ्री में जिसने खरीदा हो। अगला लिखो, अल्पकालिक चक्रीय गरीब, अल्पकालिक चक्रीय गरीब और अनियमित गरीब। अल्पकालिक चक्रीय गरीब और अनियमित गरीब। मैंने कहा ना कि साल के 12 महीने में से 8 तो महीने मान लो काम है, इसके पास पैसा आ रहा है, वो गरीब नहीं है, ठीक है। हाँ वेरी गुड, ये मैं इसका ही रहा था अभी। जैसे आप लोग यहाँ रहते हैं तो क्या होता है, जब 1 तारीख 2 तारीख 5 तारीख जब होती है तो पैसा आता है घर से, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा भी आते होंगे, 1,000-2,000 रुपए आपके एक्स्ट्रा खर्चे के लिए। तो कई बार क्या होता है, देखो आप लोग तो अच्छे हैं, है ना, आप लोग तो क्या है, अच्छे हैं। मैं ऐसे बात करूँ, कुछ साथी ऐसे होते हैं जो आए हैं शहर घूमने, तो बस ठीक है एंजॉय कर रहे हैं, तो उनके पास क्या होता है 10 दिन के अंदर ही जो पैसा आया था उससे क्या होता है समाप्त। और लास्ट के जो 10 दिन रहते हैं महीने के एंड में, उनकी हालत ही हो जाती है कि वो पड़ोसी से उधार मांगते हैं, यार 10 रुपए दे, 5 रुपए दे, हाँ या ना, ठीक है। ये चलो आगे बढ़ो, अगला लिखो नेक्स्ट, गैर निर्धन जो कभी गरीब ना हो। गैर निर्धन जो कभी गरीब ना हो, मतलब औसत कमा रहा, जितना सोच खर्चा है उसका उतना वो कमा रहा है, तो वो कभी गरीब नहीं होगा। अब यहां पे भी देखो एक और बात हम करते हैं कि जैसे हम कहते हैं एक तो अमीर वर्ग है, फिर आता है मिडिल क्लास। कौन आता है, मिडिल में 2 बना दिया आपने, मिडिल में कितने हो गए, 2 हो गए, अपर और लोअर। अपर मिडिल क्लास और लोअर, अपर मतलब लगभग कैसा है, करोड़पति के रूप में, वो क्या हो जाएगा अपर में। और जो लखपति वो किसमें आएगा, लोअर में। और जो उससे बिलो है वो किसमें आएगा, वो गरीब नहीं है। फिर वापस फिर आपने एक और बना दिया, ईडब्ल्यूएस बना दिया, कैटेगरी बनाई कि नहीं बनाई है। तो हाँ ऐसे ही तो ये कैटेगरी जो बन रही है वो किस आधार बन रही है, उसी आधार बन रही है आपकी, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट डालो हेडिंग पॉइंट डालना, गणना प्रक्रिया के आधार पर सापेक्ष गरीबी। गणना प्रक्रिया के आधार पर सापेक्ष गरीबी, गणना प्रक्रिया के आधार पर सापेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी। अब यहां पे एक बात और आती है कि गणना प्रक्रिया में क्या मान रहे हो, आपने कहा आधारभूत आवश्यकताएं। अब जैसे आधारभूत आवश्यकताओं में कुछ लोगों ने जैसे कहा था रोटी कपड़ा मकान, एक भाई लकड़ा वाला आया तो क्या कह रहे थे 6 आवश्यकता बताई। तो कहने का मतलब कि आप किसी को मानोगे ये होने के बाद में हम जो है गरीब नहीं रहेंगे। जैसे मान लो कि आपके पास में रोटी कपड़ा मकान तो है, लेकिन आप ये कह रहे हो सब कार नहीं है,
तो मैं गरीब हूँ, है, या आप ये कहते हो मेरे पास एक फला बाइक नहीं है तो मैं गरीब हूँ, तो वो आपका एक अलग मानक है, पर सामान्य जो मानक होगा वो सबके ऊपर अप्लाई आपका होगा। अरे हाँ या ना? तो किसी बार मान लो अच्छे खासे पैसे वाला करोड़पति है, वो चल रहा है साइकिल पे, उसको गरीब मानोगे क्या? वो आपकी नजर में हो सकता है, अरे ये तो इतना पैसे वाला भी है, गरीब है, नहीं, वो आपकी नजर में हो सकता है, लेकिन आप इसको देखो कि यहाँ पर एक निश्चित मानक जो है वो सबके ऊपर लागू होना चाहिए। भैया जैसे मान लो इस क्लास के अंदर मान लो 70 लोग बैठे हुए हैं, अब मैं ये कह दूं कि साहब वो व्यक्ति हाथ खड़े करेंगे जिनके पास बाइक है, तो अब मान लो हो सकता है 70 में 40 लोग हाथ खड़े करें, तो क्या वो जो 30 बचे हुए हैं क्या वो गरीब है? अब आपने कह दिया सर जिसका आपने, तो अब यहाँ एक बात तो भी आती है सर, हमने हाथ इसलिए खड़ा नहीं किया, आपने कहा कि हमारा जिसके पास बाइक है वही हाथ खड़ा करेगा, हमारे पास तो कार है, बात में आ रही है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि एवरेज आप बता रहे हो रोटी का बड़ा मकान और जो 6 आवश्यकता वो बता रहा है, उसके अलावा और भी कोई बेसिक अगर आवश्यकता है तो उनको मानने के बाद में आप जो है आकलन करोगे गरीबी का। हर देश अपने अलग अलग निकालता है आधार, ठीक है, जैसे भूटान का नाम सुना आपने, पड़ोसी अपना, वो निकालता है हैप्पीनेस इंडेक्स। अब वहां पर कोई मतलब ही नहीं रोटी का बड़ा मकान की बात नहीं कर रहा, किसी बात कर रहा है, हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर रहा है कि भाई लोग कितने खुश हैं, लोग कितने खुश हैं, उस आधार पे वो गणना कर रहा है। हम किस पे आधार कर रहे हैं, हमारे पास रोटी कपड़ा मकान है कि नहीं है, और ले दे के एक ही बात रहती है हमारे पास कि हम बेरोजगार हैं, हमारे पास गाड़ी नहीं, हम गरीब है ना। तो ये सब चीजें आपकी है, तो ये आकलन का अलग अलग आपका आधार है कि आप किस आधार पे आकलन कर रहे हो, तभी वो रिपोर्टें बनी है। वो रिपोर्टें क्यों बनी, वो इसीलिए बनी है कि भाई एक औसत निकाल दो, फिर इतना खर्च कर रहा है, जैसे मान लो अभी अपन ने कहा कि 1000 रुपया प्रति माह कोई व्यक्ति खर्च कर रहा है तो गरीब नहीं है, वो प्रति व्यक्ति की बात हो रही है, किसी बात हो रही है। अब मान लो एक परिवार में 5 लोग हैं तो कितना हो गया, 5000 रुपये प्रति माह, कितना हो गया। अब हो सकता है उसमें कमाने वाला व्यक्ति कितना हो, एक, और खाने वाले कितने हो, 5 हो, है ना। तो यहाँ पर वो प्रति व्यक्ति के ऊपर आप जो है बात कर रहे हो। तो इसमें लिखो आप साथियों, क्या लिखा आपने, गणना प्रक्रिया के आधार पर सापेक्ष गरीबी लिखो। जब अर्थव्यवस्था में एक निश्चित जीवन स्तर को, एक निश्चित जीवन स्तर को प्राप्त कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है, तो उसे आधार मानकर, मानकर तुलनात्मक रूप से प्राप्त होने वाली गरीबी, तुलनात्मक रूप से प्राप्त होने वाली गरीबी सापेक्ष गरीबी है, सापेक्ष गरीबी है। अपन क्या पढ़ रहे हैं, गरीबी प्रकार पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी जो आपने पहले पढ़ा वो क्या पढ़ा, समय के आधार पे, अब क्या कर रहे हो, जो गणना की जो प्रक्रिया उसके आधार पे आप बात कर रहे हो सापेक्ष की। अब जो सापेक्ष गरीबी है उसका जो गणना करते हैं उसमें एक तो आता है लॉरेंज वक्र और एक आता है गिनी गुणांक, हालांकि हमारे इतना भी कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसका नाम लिख देंगे खाली, इसकी जो गणना किससे होती है, तो 2 से होती है, एक तो बनता है लॉरेंज वक्र और एक आता है गिनी गुणांक। देखो साथियों, इसकी गणना लॉरेंज वक्र व गिनी गुणांक के माध्यम से की जाती है, लॉरेंज वक्र व गिनी गुणांक के माध्यम से की जाती है, ठीक है। और कर देना प्रयोग विकसित देश में, कहां करते हैं, तो विकसित देश होते हैं उनमें करते हैं, प्रयोग कहां कर रहे हो, विकसित देशों में, क्लियर।
जो डेवलप कंट्रीज होती है, वहां की जो सरकार है वो अपने जितने भी नागरिक हैं उनको आधारभूत आवश्यकताएं प्रदान करती ही करती है। समझ में आ रही बात? क्योंकि वो डेवलप कंट्रीज है, उनका सब पे ध्यान है। पर हमारे यहाँ जो है, हम इसमें आते हैं विकासशील में आ रहे हैं, किसमें आ रहे हैं, और हमारे यहाँ जनसंख्या इतनी ज्यादा है ना। जैसे अगर हम इस बात को समझो कि कोई अगर लाभ की चीज बट रही है कहीं पे, कोई सरकारी पॉलिसी चल रही है जिसमें वो लाभ मिल रहा है, तो जो व्यक्ति वहां बैठा हुआ जो लाभ बांट रहा है वो क्या करेगा, अपने लोगों को पहले देगा और अपने लोगों को देगा ज्यादा। हाँ या ना? इस वजह से क्या होता है, वो प्रॉपर सब तक नहीं पहुंच पाती। तो ये जो आप जो लगा रहे हो अनुमान, वो केवल और केवल कहाँ लगा सकते हो, विश्लेषण में, जहां पर ये फिक्स है कि भाई इतनी चीजें तो सबको मिलेगी मिलेगी, ये तो कंपल्सरी देनी देनी सरकार को। ठीक है, जैसे रोटी है, कपड़ा है, मकान है, तो हम बहुत बेसिक बातें कर रहे हैं। ठीक है, वहां पर कुछ और होती चीजें, शिक्षा, शिक्षा फ्री कर दी साहब। और शिक्षा फ्री कर दी मतलब जितनी बड़ी शिक्षा है वो सब फ्री, छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी शिक्षा को क्या कर दिया, मान लो फ्री कर दिया जाए। और हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा रोजगार कौन है, क्योंकि आप ये देखो मेडिकल अगर चले जाओ फील्ड में आप, तो बहुत बड़ा रोल है इसका, है ना, पैसा अच्छा आ रहा है। हाँ या ना? बड़े बड़े जो कॉलेज आपके बैठे हैं वो यही तो कर रहे हैं। तो अगर उसको हटा दें हम यहाँ से, तो फिर क्या होगा, आय का जो तो हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? आप देखो, पहले मुझे ध्यान नहीं था, और जब हम छोटे थे पढ़ते थे तब बाद में पता लगा साहब, अगर आपके पास में 1 करोड़ रुपए है तो आप मेडिकल कॉलेज में जा सकते हो, भले आपकी 12वीं% कम हो। कितने? 12वीं% आपके भले कम हो, भले आपका नीट क्लियर जो भी आप कराते हो वो नहीं हो रहा है, जो भी XYZ का एग्जाम होगा वो नहीं हो रहा है, तो भी आप उस कोटे में जाके एडमिशन ले सकते हो। हाँ या ना? आप दिमाग लगाओ कि अगर ऐसा व्यक्ति डॉक्टर बन रहा है तो फिर क्या स्थिति होगी, है ना? तो कुछ भी हो सकता है ना फिर तो, मतलब वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो वो अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से अगर वो पढ़ के पास हो रहा है, एडमिशन क्या कर रहा है, तो उसने मेहनत की है, उसको आता होगा। हाँ या ना? दोनों चीजें है ना। सेम अभी तो ठीक है, अपने यहाँ जो है इंजीनियर जो है उनकी थोड़ी संख्या बढ़ तो गई है, लेकिन जब स्टार्टिंग हुआ था भारत में इस चीज का, तो लोग जो है, क्योंकि कॉलेज कम थे, तो जो क्वालिफाई होगा वही क्या कर पाएगा उस कोर्स को, बीटेक बीटेक कर पाएगा। आजकल तो नॉर्मल बात है। हाँ या ना? तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि हम जो है अगर इसको देखें तो ये एक तरह से क्या बन रहा है, इनकम सोर्स बन रहा है। ठीक है, और अगर इसको हटा दें तो इनकम मिल जाएगी। तो अगर ये जो आपके डेवलप देश हैं वो इन सब चीजों को बेसिक रूप से हर नागरिक को प्रदान करते ही करते हैं। ठीक है, चलते अपन आगे। नेक्स्ट आ रहा है निरपेक्ष गरीबी। क्या आ रहा है, सापेक्ष देख लिया हमने, अब हम बात करें निरपेक्ष। निरपेक्ष क्या कह रहा है, संसाधनों की कम उपलब्धता की स्थिति में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होने या न होने के आधार पर की गई गरीबी गणना क्या कराएगी, निरपेक्ष गरीबी। सुनना बात को, वहां क्या कह रहे थे, एक मानक मान लिया, एक स्टैंडर्ड मान लिया कि ये चीजें मिल रही है, उसके आधार पे आप गरीबी गणना करो। जैसे मान लो हम ये कह दें कि कोई भी देश XYZ है, उसके वहां पर आपका जो है स्वास्थ्य, ठीक है, शिक्षा, एक ले लो आप, मनोरंजन एक ले लो आप, यहाँ पे स्वच्छता, है ना, और भी कुछ, भोजन वोजन ले लो। ठीक है, अब ये तो हमने मान लिए 5 मानक हैं। अगर किसी व्यक्ति को 5 मानक नहीं मिल रहे हैं तो वो गरीब है, तो वो क्या है, गरीब है। और ये मिल रहा है तो गरीब नहीं है। इस आधार पे आप क्या करते हैं, सापेक्ष गरीबी की बात कर रहे थे। लेकिन जब निरपेक्ष की आप बात कर रहे हो तो ये कह रहा है कि जो संसाधन आपके हैं अगर उनकी उपलब्धता कम है और उसके आधार पर अगर आप गणना करोगे संसाधनों के आधार पर, तो क्या हो जाएगी, वो गरीबी हो जाएगी निरपेक्ष गरीबी। देखो इसमें साथियों, संसाधनों की, हेडिंग में निरपेक्ष गरीबी में लिखो, संसाधनों की कम उपलब्धता, संसाधनों की कम उपलब्धता की स्थिति में, कम उपलब्धता की स्थिति में आवश्यकताओं की पूर्ति होने या ना होने
ना होने के आधार पर, ना होने के आधार पर की गई गणना निरपेक्ष गरीबी है। निरपेक्ष गरीबी है। निरपेक्ष गरीबी है। ठीक है। और ये जो गरीबी की गणना आप करोगे, ये वहां करोगे जहां पर संसाधन की तुलना में जनसंख्या ज्यादा है। जैसे भारत में ये स्थिति है कि हमारे पास जो संसाधन है वो कम है और जनसंख्या क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है ना। तो ये हम जो है गणना का उपयोग करेंगे। और इसमें जो गणना कर रहे हो, इसमें जो मेथड आपका यूज हो रहा है वो मेथड आपका कौन सा है, हेड काउंट मेथड। कौन सा है, हेड काउंट मेथड, यानी प्रति व्यक्ति को आप इसमें काउंट कर रहे हो। देखो साथियों, देखो इसमें गणना, देखो इसकी गणना हेड काउंट मेथड, इसकी गणना हेड काउंट मेथड के आधार पर की जाती है, के आधार पर की जाती है। के आधार पर की जाती है। ठीक है। और अपने आप ही क्या हो रहा है, इसी को हम मान रहे हैं। और कब से मान रहे हैं, 2015 से। देखो इसमें साथियों नेक्स्ट लाइन, 2015 में 2015 में नीति आयोग द्वारा 2015 में नीति आयोग द्वारा गरीबी गणना का आधार, गरीबी गणना का आधार गरीबी गणना का आधार निरपेक्ष गरीबी को स्वीकार किया गया। गरीबी गणना का आधार निरपेक्ष गरीबी को स्वीकार किया गया। ठीक है। तो भारत में गरीबी गणना का आधार है सापेक्ष गरीबी या निरपेक्ष, दोनों या इनमें से कोई भी। कौन सी अपने पास है, निरपेक्ष। ठीक है। या इसको ऐसे पूछ ले कि विकासशील देशों में कौन सा मेथड सबसे ज्यादा उपयोगी है, क्या बताओगे, निरपेक्ष। ठीक है। तो भारत में कौन सा अपना यूज ले रहे हैं अपन, निरपेक्ष ले रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पर कौन सा मेथड आपका आ रहा है, हेड काउंट, यानी प्रति व्यक्ति को गिन रहे हो आप। ठीक है। चलिए अपन इससे आगे, अब जो नेक्स्ट अपना आ रहा है गरीबी कारण, तो आप जानते हो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डालो नेक्स्ट पॉइंट, गरीबी के कारण। क्या कारण आपके गरीबी के हैं, गरीबी के कारण। और इन कारणों में सबसे पहला कारण आ रहा है, वो आ रहा है सामाजिक कारण। क्या आ रहा है, सामाजिक कारण। हालांकि ये कारण जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर पुराने समय में ज्यादा लागू होते थे, वर्तमान सब तेज हो गए, सब होशियार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो सामाजिक कारण उसमें अगर हम बात करें तो पहला कारण क्या आ रहा है, सामाजिक रीति रिवाज व परंपराएं। अब सुनना, पहले सुन लो इस बात को, क्या कह रहा है ये, सामाजिक रीति रिवाज व परंपराएं। जैसे हमारे यहाँ पर जो हम बात अगर करते हैं कि हमारे यहाँ चाहे शादी हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे जन्म हो, हर अवसर पर कोई ना कोई हमारे यहाँ पर प्रोग्राम किए जाते हैं, हाँ या ना। और उसमें लेन देन का कार्य किया जाता है, सब जो सब जानते हो अच्छे से। अब मान लो कोई व्यक्ति संपन्न है, वो अगर लेन देन करा कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति जो वास्तव में संपन्न नहीं है और उसको भी वो काम करना है, ठीक है, तो वो कैसे करेगा, नहीं ये पैसा क्या करेगा, उधार लाएगा। क्या करेगा, और अगर उसको नहीं, जिससे पहले होता था, अभी तो ठीक है, अभी तो नहीं हो रहा है, तो क्या होता था कि बड़े ब्याज पर उसको मिलता था पैसा। और कई बार क्या होता था कि उस पैसे को चुकाने में उसकी पीढ़ियां गुजर जाती थी, क्योंकि गणित पता ही नहीं थी उन लोगों को। फिर 500 रुपए दिया और वो 15 साल से उस 500 रुपए का जो है ब्याज ही दे रहा है। पता लगा कि वो ब्याज दे रहा है 50 रुपए पर मंथ। कितना दे रहा है, कितने का, 500 रुपए का। ठीक है, क्योंकि गणित नहीं पता थी। ठीक है। और यही तो दिक्कत थी, मूल दिक्कत क्या थी, अशिक्षा। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है तो वो दिमाग लगाएगा कि 500 रुपए तुमने दिए हैं, तो पर महीने अगर उससे दे रहा है 50 रुपए दे रहा है, 10 महीने का तेरा जो है ब्याज और दूसरा है धन खत्म हो रहा है। फिर काम कर 12 महीने का ले ले, तेरे जो है 500 रुपए और 100 रुपए क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। अरे हाँ या ना, ठीक है। नहीं पता था वो उसको करते करते। अब वो व्यक्ति
जो है उस पैसे को नहीं चुका पा रहा है, तो क्या होगा इस स्थिति में? उसकी जो पीढ़ी है वो चुकाएगी, और एक आपकी जो है पीढ़ी पीढ़ी चीजें चलती रहती है। अब इसमें एक और बात समझो, यहाँ एक और बात आ रही है कि रीति रिवाज, जैसे मायरा है, मायरा एक सिंपल हम जानते शादी होती है जब माओ पक्ष से क्या आता है, मायरा आता है। अब मायरा भरना है सर, अब मायरा भरना, मान लो मामा एक है और जो भाणेज है उनकी संख्या मान लो अगर 5 6 है, तो एक का जैसा किया है वैसा सबका करना है, करना पड़ेगा, हाँ या ना? तो अब वो सोचो इस बात को कि वो व्यक्ति उस चीज को अगर कर रहा है तो नहीं है तो क्या करेगा, उधार लाएगा। एक का निपटाया, अगले दिन शादी आ गई, अब उसका निपटाया तो एक को क्या जाएगी, तो वो यहाँ पे आगे से आगे चलती रहेगी। तो एक सिंपल सा है एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही जब जन्म होता है बच्चे का तो सूरज वूरज करते हैं, सब कुछ नाम होता है, सब कुछ होता है, उसमें आपका लग रहा है। तो कुल मिला के ये जो रिवाज आपके हैं उनमें अगर हम देखें तो ज्यादा पैसा खर्च होता है, और केवल एक नाक के लिए, केवल नाक रखनी है अपने लिए, है ना, उस चक्कर में क्या होता है, व्यक्ति जितनी उसकी क्षमता है उससे क्या करता है, खर्च करता है, हाँ या ना? और शादियों में भी आप देखो वर्तमान समय के अंदर, तो शादी जब देख रहे हो तो उसमें जो खर्चा हो रहा है उसका कोई सीमा ही नहीं है। मतलब उदयपुर शहर में कोई बड़ी शादी हो रही है तो 50 लाख 60 लाख 70 लाख, ये नॉर्मल शादी हो रही है तो 20 25 लाख रुपए, और दिखावा एक बढ़ चुका है, सब प्री वेड करने के लिए कहाँ जा रहे हैं, फला जगह जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, कोई जाके आउट ऑफ इंडिया जाके आ रहा है। अरे ये क्या है ये सब? मुझे पता, तो आप लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा। नहीं, वो तो शादी के बाद जा रहे तो वापस नहीं आ रहे ना, वो अलग चीज है। अगला आ रहा है अंधविश्वास। क्या आ रहा है? अब अंधविश्वास क्या है? अंधविश्वास में भी अगर आप देखें, तो प्रथाएं देखें, तो एक तो अपने एक और बिजनेस है वर्तमान में, इसको थोड़ा ज्यादा है, वो है बाबाओं वाला, ढोंगी वाले, अच्छे भी होते हैं खराब भी होते हैं, तो खराब की बात कर रहे हैं, बैठ गए साहब कि तू ये लियाना वो लियाना, तेरा इतना कर दे, तेरा जॉब लग जाएगा, ऐसे तो है बहुत सारे, है ना? कहीं बैठ गए, संडे के दिन आ जाना, 1 बजे आ जाना, संडे के दिन एक काम करना, 1 बजे आ जाना, और ये लेके आना, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ऐसा होता है जो होता है, कौन है? अच्छा ठीक है। तो आप ये जो देख रहे हो सब क्या है, व्यक्ति इसमें फंस जाता है। और एक और चीज अगर आप देखोगे तो अंधविश्वास की जब आप बात कर रहे हो, तो अभी अपन जो देखते हैं, जैसे भी हुआ था रिसेंट, जो आपका बता रहे ना, जो गया था वो उसको मार दिया गया, तो वहां भी एक तो फैक्टर आ रहा है ना, अंधविश्वास का आ रहा है कि भाई वहां जाके बलि देनी थी। तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं आप चीजों को देखो कि लोग वास्तव में पढ़े लिखे लोग भी किसमें आ रहे हैं, इस चपेट में आप क्या है। और इसमें जो बैठे हुए बाबा है वो अच्छे से मजे ले रहे हैं कि कहाँ दिक्कत है, अपने तो पैसा आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा आता है कुप्रथाएं, जैसे मृत्यु भोज। क्या है वो? एक तरह से क्या है, कुप्रथा। वैसे मैंने भी बताया कि नाक के लिए आप जो है समाज को दिखाने के लिए उधार लेके काम कर रहे हो, वो भी क्या है, वो भी एक तरह से कुप्रथा है। नहीं है साहब, मत करो ना, नहीं साहब दिखाना है समाज को, हमने क्या कर दिया, उधार ले लिया। तो जब आप उधार ले रहे तो चुकाना ही पड़ेगा ना, और कहाँ चुकाओगे, आपकी इनकम जो सीमित है, तो क्या करोगे? ऑप्शन यही है कि आप अपना जो है, जो आधारभूत अपनी आवश्यकताएं हैं उनका उपभोग आप कम करोगे, नाम मात्र करोगे, और जो पैसा आपने दिया है उसको आप चुकाओगे। यही तो होता है, यही तो होता है। अरे हाँ के ना? अभी जैसे अभी आप यहाँ बैठे हो, जब आप गवर्नमेंट जॉब में लग जाओगे, जब आप बनोगे डबल बन जाओगे, तो कितना 42 रुपए का रेट है ना? 42 रुपए तो आई थिंक स्टार्टिंग 25,000 रुपए के आसपास मिल जाएंगे, 25,000 के आसपास मिल जाएंगे, है ना? फिक्स पेमेंट मिल जाएंगे तो आ जाएंगे हाथ में। और जो प्रोविशन हो जाएगा उसके बाद कितना मिलेगा? प्रोविशन के बाद में आई थिंक 60,000 के आसपास मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 60 तक मान लेते हैं, राउंड ऑफ 60 मान लेते हैं, ठीक है। हाँ 60 राउंड ऑफ, 2,000 तुम कार्यकारी लोग रहेंगे इसे, तो 60,000 रुपए आपके आगे। अब आपके दिमाग में पहला क्या आएगा कि यार बाइक तो थी, कार ले लेते हैं। हाँ तो लोगे, जब वो लोगे तो कहाँ से लोगे? ऐसा तो नहीं जैसे निकाल दोगे, आप क्या करोगे, लोग लोगे। तो कहीं ना कहीं क्यों क्यों कर रहे हो ऐसा, कि आपको दिखाना है समाज को या गांव को कि भैया मैं गवर्नमेंट अधिकारी बन चुका हूँ, मेरे पास में क्या है, थार है, जो भी आपके यहाँ चलती बोलो, जल्दी वो लेनी है। सही बात है। अरे अरे तो आ जाओ। अगला आ रहा है सामाजिक बहिष्कार। सुनो, सामाजिक बहिष्कार का मतलब क्या हुआ? सामाजिक बहिष्कार का मतलब ये हो रहा है कि अगर मैंने ये काम नहीं किया, या मैंने मक्की बोझ नहीं किया, या मैंने मायरा नहीं किया, या मैंने कुछ और जो है रिवाज वो अगर नहीं किया, तो समाज मुझे क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा।
उस समाज के चक्कर में क्या करना पड़ता है, उस काम को करना ही पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, ये होता है शहरों में तो आजकल नहीं है। शहरों में तो ये चीजें हट गई, हट क्या गई, खुद ने हटा दी लोगों ने, और गाँव में ये चीजें हैं। देखो हर चीज का प्लस और माइनस दोनों है। इसका प्लस होना, ये जो चीजें हैं अगर आप देखोगे तो अदर वे में सुधरोगे प्लस में ही है, नुकसान नहीं है। लेकिन व्यक्ति उधार लेकर कोई काम कर रहा है तो फिर वो गरीब हो रहा है, वो नुकसान है। बाकी तो प्लस ही है, उसमें कोई आपकी खराबी नहीं है। खराबी है क्या, है ना। ठीक है, अगला क्या आ रहा है, सामाजिक ऋणग्रस्तता। ये सब काम करेगा तो क्या होगा, ऋणग्रस्त हो ही होगा। इनको उतारो फटाफट से, को सामाजिक कारण लिखो पहला, सामाजिक रीति रिवाज और परंपराएं। सामाजिक कारण लिखो पहला, सामाजिक रीति रिवाज व परंपराएं। सामाजिक रीति रिवाज व परंपराएं, उतार लो इसको। चले आगे। ये हो गया आपका सबका, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला लिखो आर्थिक कारण। क्या लिखोगे, आर्थिक कारण। अरे आ जाओ आ जाओ, आर्थिक कारण में आ जाओ। हाँ, मैंने तुम्हारा पहले बोला तुम गरीब हो ही नहीं, है ना। तुमको अगर बीड़ी की रेट पता है तुम गरीब नहीं। और तुमने क्या बोला 25 रुपए की एक पैकेट आधा, तो इसका मतलब तुम्हारा जो है 70 80 जा रहे हो तुम। अब यहाँ देखो, पहला यह आ रहा है कि आर्थिक कारण आ रहा है उत्पादन का निम्न स्तर। उत्पादन किसी तरह से हो सकता है, यहाँ केवल हम कृषि की बात नहीं कर रहे, हर तरह से कोई भी अगर सेक्टर है जिससे आपको इनकम मिल रही है, अगर उस सेक्टर से अगर उत्पादन की मात्रा कम है, यानी रोजगार हमको कम मिल रहा है, या आय का जो है हमें जो मिल रहा है वो कम मिल रही है, तो क्या हो जाएगा, हम गरीबी की रेखा पे आ जाएंगे। हाँ या ना। मतलब कहने का मतलब ये, जनसंख्या जितनी संख्या में है उतनी संख्या में अगर रोजगार नहीं है तो आप इसमें आ रहे हैं, गरीबी श्रेणी में आ रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है अर्थव्यवस्था में व्याप्त मुद्रास्फीति। कई बार ऐसा होता है ना कि भाई मंदी चल रही है, क्या चल रही है, होता है ना। अब मंदी और जो है, मंदी चल रही है तो कैसे लगेगा सब मंदी चल रही है। ये सब चीजें जो है वो आपका कहीं ना कहीं शेयर मार्केट से आपका चलता संबंध होता है, ठीक है। अब मंदी मतलब ये हुआ कि कोई मार्केट पैसा डाल नहीं रहा है। तो जब मार्केट पैसा नहीं आएगा तो मार्केट रुक जाएगा, संचालन रुक जाएगा। उस समय क्या होगा कि भाई जब मार्केट पैसा नहीं आएगा तो सीधी सी बात ये है कि कोई भी व्यक्ति एक्स्ट्रा खर्च करने से डरेगा, और जब वो एक्स्ट्रा खर्च नहीं करेगा तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको जो है, जैसे कि हम अगर बात करें, जैसे एग्जाम्पल है शादी ब्याह होगा, तो एक शादी से कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, सोचो, कितने ही सालों को, ठीक है। और आप केवल एक नहीं, वो पूरा सीजन होता है, उस सीजन के अंदर हलवाई है, टेंट वाला है ना, जो भी XYZ है, बैंड वाला है, वो कितने लोगों को रोजगार दे रहा है, पंडित जी है ना। तो आप इसे समझो कि वो जो रोजगार आपका मिल रहा है वो पूरा एक सर्कल है, और वो 3-4 महीने जो होते हैं, वो 3-4 महीने उनके साल भर की भरपाई करते हैं नहीं करते, साल भर की भरपाई उसी से हो रही है। तो यानी कि हमें कह रहे हैं कि अगर मान लो जब पैसा इधर जाएगा मार्केट में, तो फिर लोगों को पैसा जो है लोगों की जेब तक नहीं आएगा। तो ये उत्पादन कम हो रहा है तो कंपनियां क्या करेंगी, जो अपने जो वर्कर्स हैं उनको निकाल देंगे, इसको कहते हैं इंग्लिश में ले ऑफ। तो सब बाहर निकाल दिया कंपनी ने कि आवश्यकता, जैसे 100 व्यक्ति काम कर रहे थे, अब उनको लग रहा है कि 100 व्यक्ति जो तनख्वाह है वो भारी पड़ रही है और काम 70 की हो रहा है, 30 को निकाल दो, निकाल दिया। एक दिया नोटिस, अगले महीने साल को नहीं आना है, और उनको 30 को निकाल दिया गया। तो क्यों निकाल दिया, क्योंकि मंदी की स्थिति थी, है ना। तो ये कंडीशन पे आपको जो है झेलनी पड़ती है। फिर स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करा, उसका निम्न स्तर, तो हम जान ही रहे कि अगर ये कम होगा तो आपका वैसे ही क्या होगा, गरीबी बढ़ेगी। जनसंख्या वृद्धि बता दिया है मैंने आपको
कि अगर जनसंख्या ज्यादा होगी, जैसे मैंने बताया था, एग्जाम्पल दिया था कि एक परिवार में मेंबर 5 है और एक में 2 है, दोनों की इनकम समान है, तो क्या होगा, तो कम संख्या वाला है वो अपनी हर आवश्यकता की पूर्ति कर पाएगा, जनसंख्या ज्यादा वाला है वो आवश्यकता की पूर्ति करने में सक्षम नहीं रहेगा। फिर आता है आपका आधारभूत अवसंरचना का अभाव। जैसे मैंने कहा था, रोटी कपड़ा मकान ये आधारभूत आवश्यकता है, अगर ये गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दे तो व्यक्ति का जो दिमाग है वो कहाँ जाएगा, कुछ और डेवलप करने। हालांकि हमारे यहाँ तो देश में ऐसे लोग भी हैं जिनको अगर मिल जाए वो कुछ काम ही ना करे, तो उनका रोटी मिल गई, कपड़ा मिल गया, मकान मिल गया, कुछ करना ही नहीं है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करेंगे, उससे आगे सोचेंगे। हमारे भारत के अंदर हम देखें तो ज्यादातर लोग क्या है, वो केवल आधारभूत आवश्यकताओं को कमाने में ही अपना जीवन खत्म कर देते हैं। हाँ या ना, तो कितना भी टैलेंटेड खिलाड़ी है, क्रिकेटर है या कोई भी खिलाड़ी है, कुछ भी एक्सवाइजेड है, और उसने बताया कि आगे से क्या करना है, मुझे इनकम प्राप्त करनी है, आय प्राप्त करनी है, तो परिवार नहीं चल पाएगा, उसको अपने क्या करना पड़ता है, जो उसका टैलेंट है उसे छोड़ना पड़ता है, चाहे सिंगर हो, डांसर हो, एक्सवाइजेड कोई भी हो। अगर गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड कर दे, उसका फोकस कहाँ रहेगा, जो काम कर रहा है, जो उसकी स्किल है उस पर रहेगा। हाँ या ना, तो क्या होगा, वो अच्छे से अपना जो है काम कर पाएगा, लेकिन वो नहीं पाता है। फिर क्या आ रहा है, वित्तीय संगठनों की कमजोर स्थिति। हालांकि वर्तमान में तो गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, जो बेरोजगार है काम करो, आप आओ, हम आपको लोन देंगे, दे दी गवर्नमेंट लोन, तो वो अब देने लगी है, ठीक है। पर अगर ऐसे ही आपके जो सोर्स है वो प्राइवेट जो सोर्स है वो अगर आ जाते हैं, गवर्नमेंट के साथ मिलकर वो काम करते हैं, और वो अगर आपका जो है रोजगार के लिए या हो सकता है लोन देने का अगर काम करें, तो आपकी जो गरीबी है वो दूर हो सकती है। लेकिन भारत इतना बड़ा देश है और इतने लोग यहाँ पर हैं कि सब चीजें क्या होती है, ग्राउंड लेवल पे आ जाती है, क्या होती है, फेल। हाँ या ना, अगर आपको एक लोन लेना हो, कभी ट्राई किया लोन का, नहीं किया, आप पहले बेरोजगार, ठीक है, मान लो एक बार के लिए, मान के अभी अभी वर्तमान में है, देखो है ना, अगर आप जाके किसी पंचायत समिति या कोई ऐसे स्तर पे आप जाके लोन की बात करते हैं, तो एक बार आपको भगा देंगे वहां से, क्या करता है लोग, बेरोजगार निकलती, वो आपको भाव नहीं देंगे। फिर आपको मान लो मेरे पास जमीन है, ये है वो है, तो थोड़ा बहुत आपको जो है सीरियस लेंगे कि हाँ चलो आओ बैठो, और उस प्रोसेस में ही आपके 6 महीने 8 महीने लग जाएंगे। हाँ या ना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा आपको जनसंख्या का और आपके इस सिस्टम का। टाटा नैनो एक कार आई थी, है ना, और रतन टाटा का एक वो सपना था कि हर घर में कार हो, ठीक है, 1 लाख रुपए की कार वो निकाली गई थी। टाटा नैनो का जो प्लांट लगाया गया था, तो लगाने की बात चल रही थी, वो लग रही थी पश्चिम बंगाल में। तो वहां के जो लोकल जो लोग हैं या जो लोकल नेता हैं, उन्होंने उसका विरोध किया। अब लोगों ने क्या किया, उसका विरोध किया, ज्ञान मिलने देंगे, ठीक है। उस समय आपके सीएम कौन थे गुजरात के, नरेंद्र मोदी। तो उनको ये पता था कि मुझे यहाँ रोजगार लोगों को देना है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट बात की किससे, रतन टाटा से, और उनको जो है कन्विंस किया कि आप जो है वो प्लांट कहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ। अब उनको बुलाया गया तो उन्होंने एक बात की कि सर लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपकी परमिशन की जो जितनी फॉर्मेलिटीज है उनको करने में उनको 6 महीने लग जाएगा, और इससे हमें नुकसान होगा। उन्होंने क्या बोला कि एक काम करो, आपको लगाना स्टार्ट करो, और जो जितनी भी परमिशन है वो हम आपको हाथों हाथ दे देंगे। प्लांट वहां लगा और कई सारे लोगों को रोजगार मिला। तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि आपकी जो पॉलिसी, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो कैसी है, वो अगर सही है तो क्या होगा आपका, कि जो अदर जो बाहर की कंपनियां हैं वो निवेश करेंगी। भारत में भी हो रहा है ना, मेक इन इंडिया, आप कह रहे हो, इससे क्या बेनिफिट है, कोई बेनिफिट है इससे, बाहर की कंपनियां भारत में आके काम कर रही है, बेनिफिट है। और जब बाहर की कंपनियां भारत में आके काम करेगी, जो लोकल लोग यहाँ के हैं उनको रोजगार मिलेगा। मैं कह रहा हूँ पश्चिम राजस्थान आने वाले समय का दुबई है। क्यों कह रहे हैं ऐसा, अभी आप देखो पश्चिम राजस्थान के अंदर आपके खनिज निकल रहे हैं अच्छे खासे, है ना, कोयला है, पेट्रोलियम हमारे पास गैसें हैं, और ऊर्जा की अगर बात करें तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा है, तो वो एरिया डेवलप होगा। पीने के पानी की बात करें तो आईजीएनपी गंगानगर गंग नहर आपकी है और नंदा नहर आपकी है, तो कोई कमी यहाँ पर आपकी होने वाली नहीं है। और इवन प्लान चल रहा है आगे एक नहर निकाल के कनेक्ट कर दिया जाएगा किससे, कच्छ की खाड़ी से। तो ये अगर हो जाता है तो आप सोचो डेवलपमेंट किस लेवल पे होगा, और ये कौन करेगा, केवल और केवल गवर्नमेंट। तो ये जब आपके सब चीजें अगर ऐसे हो जाएगी, जो योजना की बात यहाँ कर रहे हैं, अगर किस तरह से ग्राउंड लेवल पर चीजें होती है, तो उस क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा। जब क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा तो ऑटोमेटिक जो जनसंख्या वहां पे है उनका डेवलपमेंट तो होगा ही। हाँ या ना, चलो इसको उतारें, आर्थिक कारण लिखें, और लिखे इसमें पहला उत्पादन का निम्न स्तर, उत्पादन का निम्न स्तर। दूसरा, अर्थव्यवस्था में व्याप्त मुद्रास्फीति।
नेक्स्ट देखो, शिक्षा व स्वास्थ्य का निम्न स्तर, शिक्षा व स्वास्थ्य का निम्न स्तर, शिक्षा व स्वास्थ्य का निम्न स्तर, निम्न स्तर। फिर लिखो नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि, सबसे बड़ा दुश्मन यही है, जनसंख्या वृद्धि, है ना। और हाँ, हकीकत है, कैसे रोके, ये भी सही है। हाँ, किससे पूछे? इंदिरा गांधी। अगला लिखो, आधारभूत अवसंरचना का अभाव, जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है अशिक्षा। लोग अशिक्षा कैसे, स्कूल गए लेकिन फिर भी वो शिक्षा लेके आए, उसका कोई मतलब नहीं है, वो अशिक्षा कहलाएगी। जैसे एक गरीब व्यक्ति ये भीख मांगता है, ठीक है, अगर वो प्रतिदिन का 50 रुपए कमा रहा है या 100 रुपए कमा रहा है, तो उसको लगता है कि मेरे घर 4 बेटे होंगे और हम चारों पांचों मिलकर कमाएंगे तो 500 रुपए दिन का कमाएंगे। तो इस चक्कर में क्या करता है, वो संख्या बढ़ा दी, कितने हो गए, 5 हो गए। अब वो मार्केट तो सीमित है ना भाई, मार्केट तो गाँव जो शहर जो भी जहाँ भी है वो सीमित इलाका है। अब वो जाके अगर मान लो कमा के ला रहे हैं, अगर मान लो पहले 100 मिल रहे थे, पर अब अगर मान लो केवल 200 ही मिल रहे हैं, तो क्या हुआ, पहले 100 में खर्चा कितना का था, 1 का, अब कितने का हो गया, 5 का। तो आप उस बात समझो कि जब इनकम आपकी कम होगी तो ऑटोमेटिक गरीबी बढ़ेगी, और जब गरीब बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, गलत कार्यों में जाएंगे, जैसे चोरी चकारी जो आपकी है उसमें जाएंगे। कर दिया आप लोगों ने यहां तक? पर यही तो अपराध क्यों बढ़ रहा है भारत के अंदर, कारण क्या है? चले अपन इससे आगे, चलो इसका बाकी ये हो गया सबका। आप लोग तो क्या है, मतलब भावी आने वाले समय के हो। इसी में अगला देखो नेक्स्ट, आय हेतु कृषि पर निर्भरता, योसिन चल रहा आगे। देखो आय हेतु क्या हो गया, क्या हो गया, हाँ इसी में आर्थिक कारण लिखो। देखो आय हेतु कृषि पर निर्भरता तथा कृषि की निम्न उत्पादकता, भारत का लगभग 50 से 60% जो हम कह सकते हैं क्राउड है, जो पॉपुलेशन हमारी है, वो डिपेंड करती है इसी पे, किस पे करती है, कृषि पर। आय हेतु कृषि पर निर्भरता तथा कृषि की निम्न उत्पादकता, निम्न उत्पादकता। और सबसे महत्वपूर्ण ये बिंदु जिसका हिस्सा आप भी बनोगे आने वाले टाइम में, देखो अर्थव्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार व लाल पिताशाही। और आप बनोगे नहीं कहा, आप इसका हिस्सा बनो, आप करोगे नहीं कहा है मैंने ये नहीं कहा कि हाँ भाई आप करो मत करो, लेकिन सिस्टम तो वही है ना। अरे हाँ या ना, देखो अर्थव्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार व लाल पिताशाही। अब इसमें इस बात समझो, जैसे एक कोई देश था कांस्टेबल का, बहुत पहली बात है, तो पढ़ा रहा था मैं, ऐसी कुछ बात हो रही थी, मैंने कहा तुम्हारी तनख्वाह कम होती तो तुम्हें काम करना की तैयारी और करना, सिलेक्शन होने के बाद, जो हर बेसिस में कहता हूँ। एक बालक उसमें था, तो और वो लग भी गया, तो वो कहता था कि सर तनख्वाह कम है तो क्या दिक्कत है, किराए पे खड़े रहेंगे, है कोई खर्चा लग रहा है तो कोई देख लेंगे कितना अपने खर्चा, आज का मान लो 1000 रुपये खर्चा, 10 गाड़ी रुकनी खड़ी, कितनी रुकनी है, 10 गाड़ी, प्रति गाड़ी अगर हमने लिया 100 रुपया कितना हो जाएगा। तो माइंड सेट था ना उसका कि हाँ अपने को ये करना है, समझ में आ रही बात। तनख्वाह तो कोई मतलब ही नहीं हो गया, तो तनख्वाह तो हमारे हाथ ही में आएंगे, तो कहने का मतलब ये हो रहा है, ये कहाँ से दिमाग कहाँ से आया, उसने देखा होगा तभी ये चीज कर रहा है। तो अभी मैंने आपको एक बात कही थी, जो एग्जाम्पल मैंने दिया था टाटा नैनो वाला, वो इसी के अंदर आ रहा है, लाल पिताशाही। मतलब सरकारी जो तंत्र है वो किस लेवल पे काम कर रहा है, अगर वो केवल आपको उलझा कर रहा है, ये कागज कम है, ये फाइल कम है, ये कम है, इसका मतलब क्या कर रहा है, वो घुमा रहा है, ठीक है। और अगर ये सिस्टम बिल्कुल सीधा और सपाट हो कि हाँ भाई ये चीजें चाहिए और ये चीजें हैं, आपका अप्रूवल एक बार में हो जाएगा। अब वो फाइल लगा दी, 6 महीने तक आप चक्कर काट रहे हो उसके अप्रूवल के लिए, तो ये किसमें आएगा, वो आएगा लाल पिताशाही में। भ्रष्टाचार का समझ रहे, कोई काम करवाना है, अब उसके घर उनको पैसे देने पड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, लेकिन उसको तनख्वाह कौन दे रहा है, सरकार दे रही है। अरे हाँ कहना, बस चले। अगला जो है इसको छोड़ दो, ये अपने उसके बारे में बात नहीं करेंगे, अपने इसमें इतना लेवल उतना नहीं है, तो अपने इसका उपयोग कहाँ है, कैसा है, वो हमने बात करी। अब अपन आते हैं बेरोजगारी, कहाँ आते हैं, देखो बेरोजगारी,
बेरोजगारी डालो हेडिंग में। अब बेरोजगार कौन है? जैसे भी आपने कहा सर योग्यता है हमारे पास और हमारे पास काम नहीं, हम क्या है? बेरोजगार है। देखो इसमें बेरोजगारी में देखो जो आपकी परिभाषा आ रही है वो आ रही है प्रोफेसर टीबू के अनुसार। क्या कह रहा है ये? एक मनुष्य केवल तब बेरोजगार होता है जब वह बिना नौकरी के अथवा बेकार है तथा वह रोजगार प्राप्त करने का इच्छुक, यानी काम करना चाहता है लेकिन काम नहीं है, तो वो बेरोजगार है। काम है लेकिन काम नहीं करना, जैसे मैंने कहा कि भाई ज्यादा पढ़ लिख गया तो क्या कहेगा कि मैं इससे छोटा काम नहीं करूंगा। जैसे मान लो किसी ने बीए कर ली, बीएससी कर ली, और तो कहा जाएगा कि थोड़ा बहुत हेल्पर का काम कर दो, नहीं करेगा। काम तो मार्केट में अवेलेबल है लेकिन वो करना नहीं चाहता, तो वो क्या है? और उस स्थिति में बेरोजगार नहीं कहलाएगा। ठीक है, वो समय कहलाएगा आलसी है या ढीठ है। ठीक है, कब होगा बेरोजगार? जब वो काम करना चाहता है लेकिन काम अवेलेबल नहीं है, तब बेरोजगार। देखो साथियों, प्रोफेसर पीयू के अनुसार एक मनुष्य केवल एक मनुष्य केवल एक मनुष्य केवल तब बेरोजगार होता है तब बेरोजगार होता है तब बेरोजगार होता है जब वह बिना नौकरी बिना नौकरी के अथवा बेकार है तथा वह रोजगार प्राप्त करने का इच्छुक है क्लियर है सभी का? अब इसी में बात हो रही है कि श्रम शक्ति का वह हिस्सा जिसमें कार्य करने की क्षमता तथा कार्य इच्छा शक्ति विद्यमान हो, परंतु प्रचलित कीमतों पर रोजगार उपलब्ध नहीं होने की अवस्था बेरोजगारी तथा व्यक्ति बेरोजगार कहलाता है। अब बेरोजगारी क्या है? जैसे भी आपने कहा सब योग्य है लेकिन हमारे पास रोजगार नहीं है, तो अब मान लो आपको कोई काम मिल, से मान लो कोई शिक्षक है, वो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है और उसका वेतन जो है मान लो बहुत कम है। अब वो कह रहा है साहब ये मैं पूरा योग्य हूँ, ठीक है, तो मुझे इतना वेतन चाहिए। तो काम जो है वो उस जो काम की दर है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है जितने उसको मिलने चाहिए। उस स्थिति क्या हो रहा है? वो कहलाएगी बेरोजगारी। क्या कहलाएगी? और जिसको काम नहीं मिला वो कहलाएगा बेरोजगार। क्या कहलाएगा? बेरोजगार। यानी काम करना चाहता है, काम अवेलेबल तो है लेकिन दर उचित नहीं मिल रही है, तो स्थिति क्या कह रहा है? और स्थिति बेरोजगारी। आगे बढ़ते नेक्स्ट, अगला आ रहा है श्रम शक्ति, रोजगार में लगे श्रमिक। अब श्रम शक्ति क्या है? जो आपके काम करेंगे वो व्यक्ति क्या कहलाएगी श्रम शक्ति। अब बात ये आती है कि कौन सा वर्ग आपका जो है वो श्रम शक्ति कहलाएगा। तो मैंने आपको जब जनसंख्या पढ़ाई थी तो मैंने कहा था आयु वर्ग, बात की थी। आयु वर्ग में ध्यान रखना कि अगर आप देखोगे कि जो 0 से 14 आपका आयु वर्ग है और जो आपका आयु वर्ग है 60 से प्लस, ये दोनों आयु वर्ग होते हैं आश्रित। क्या होते हैं ये? यानी ये डिपेंड करेंगे किसी और पर। जो बालक है वो डिपेंड करेंगे अपने माता पिता पर, और जो बुजुर्ग हैं ये डिपेंड करेंगे बच्चों पर। हाँ या ना? अब यहीं पर बात समझो कि जो हमारा देश है वहां पर जो कार्यशील जनसंख्या है वो कौन सी है? वो है आपकी 15 से 59। कार्यशील जनसंख्या कौन सी है? 15 से 59। यानी हम भी अगर देखें तो जो आपका कारखाना अधिनियम है उसके बॉडी में क्या रखा है कि इतने साल का व्यक्ति हो तो कारखाने में काम कर सकता है, राइट। और कब तक काम कर सकते हो? जब तक आपकी उम्र 60 साल न हो जाए। उस पर क्या होता है? रिटायरमेंट। हाँ या ना? तो यहां जानना कि ये जो वर्ग आपका यह कहलाएगा आपका कार्यशील जनसंख्या। जिस देश में इसकी संख्या ज्यादा है वो जो देश है वो डेवलप होने की कगार पर चलेगा। अब भारत में दुख है कि भारत में ये वर्ग ज्यादा तो है लेकिन अधिकांश कैसे हैं? आलसी नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं जो शिक्षित ना होकर अशिक्षित, मतलब शिक्षा प्राप्त की लेकिन और शिक्षित है, तो वो सीधा काम नहीं करते, वो उल्टा काम करते हैं। तो वो देश का डेवलपमेंट नहीं चाहते, वो क्या करते हैं? जैसे मान लो एक सिंपल सा सरकारी संपत्ति को तोड़ रहा है, कोई व्यक्ति सरकारी संपत्ति को तोड़ रहा है। अभी शायद कहीं आया था, किसी राज्य का था, पता नहीं क्या कर रहा है, कोई गांव के व्यक्ति थे,
पुल बना हुआ है, पुल होता है ना दीवार, वो बनी हुई साइड में, उसको तोड़ तोड़ के निकाल रहे सरिये, रोहा निकाल के बेच रहे हैं। अब आप बताओ वो डेवलप में आएगा नहीं आएगा, कैसे आएगा? पता नहीं कहाँ तो ध्यान नहीं, ये मैंने देखा। अब आप सोचो जैसे अपना मान लो ट्रेन जा रही है, उसको पत्थर मार दिया, कुछ कर दिया, कोई तोड़ दिया, लाइट लगी हुई है, रोड लाइट, उस पर पत्थर मार के लाइट को तोड़ दिया, किसमें आएगा वो? क्या वो श्रम शक्ति है आपकी? आयु वर्ग बढ़ गया है लेकिन वो श्रम शक्ति नहीं है, उससे क्या होगा? देश को नुकसान। अब जापान में क्या होता है? जापान के अंदर ये सिस्टम है कि सब हर व्यक्ति देश को रखता है पहले, ठीक है, तो देश की जो है वो रहेगा, आपका देश रहेगा फर्स्ट, उसके बाद हमारी चीजें। हमारे यहाँ उल्टा होगा, पहले हम फिर हमारा, तो ये रिलेटिव। हाँ अच्छी बात है, पहले पड़ोसी। तो कहने का मतलब ये हुआ है कि जिस देश में आपकी ये जनसंख्या ज्यादा है उसके चांसेस ज्यादा हैं डेवलप होने के। पर मैंने फिर कहा कि अशिक्षा बोल रहा, इसमें आपका जो है एक अवरोध है। शिक्षित अगर है, हाँ, जिसको जाना हो जा सकता है, तो घड़ी से मैं चलूंगा नहीं, है ना, कि मैं छोड़ दूंगा आपको, ठीक है, पर अभी समय जो आपका है, मैंने इसलिए कहा 10 मिनट अगर आपको लगना हो, ब्रेक लेना हो, ले सकते हो, ठीक है। चलो, पर अभी अपना जो है बात करो, बात करो, क्या बात कर रहे थे अपन? ये वाली, ये आयु वर्ग आपका जो है बताएगा कि आप डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो लिखो इसमें साथियों, अगला बिंदु लिखो, श्रम शक्ति। श्रम शक्ति लिखो, देखिए वे, लिखे श्रम शक्ति में, वे व्यक्ति जो रोजगार में है, रोजगार में है या रोजगार की तलाश कर रहे हैं, रोजगार में है या रोजगार की तलाश कर रहे हैं, जैसे आप रोजगार की तलाश कर रहे हैं। इसमें 15 से 59, इसमें 15 से 59 वर्ष, 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग, 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग को सम्मिलित किया जाता है। 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग को सम्मिलित किया जाता है जो कार्यशील जनसंख्या का हिस्सा है, जो कार्यशील जनसंख्या का हिस्सा है, कार्यशील जनसंख्या का हिस्सा है, ठीक है। अब यहां पर एक आ रहा है कि बेरोजगारी की दर निकालनी है। क्या निकालनी है? तो जो आपका व्यक्ति रोजगार में हो तो क्या हो गया? आपके श्रम शक्ति हो गई, यानी कार्यबल हो गया, वर्कफोर्स हो गया आपका, ठीक है। अब बेरोजगारी आपको जो दर है उसको याद करना है। क्या होगा? जो संख्या है बेरोजगारों की वो बटे श्रम शक्ति इंटू आपका 100, यानी कि मान लो कि टोटल आपकी जनसंख्या कितनी है? 100 है किसी जगह, ठीक है। मान लो इस क्लासरूम की, इस क्लासरूम में से जो 100 व्यक्ति हैं उनमें से मान लो 70 जॉब में लग गए और 30 रह गए। कितने रह गए? अब यानी कि बेरोजगार कितने रहे? 30%, बहुत बेरोजगार रहे, हाँ या ना? इस तरह से ज्ञात किया जाता है कि आपका बेरोजगारी की दर। तो नोट कर लो इसको, बेरोजगारी दर बराबर बेरोजगारों की संख्या बटे श्रम शक्ति इंटू 100। एक्चुअली 10 मिनट लेट क्लास स्टार्ट हुई थी अपनी, आपको ध्यान है? टेक्निकल कुछ इशू था, क्लास चल रही थी पहले से, है ना, इस वजह से मैं छोड़ दूंगा अभी आपको। हाँ सर, ये कौन साथी है? हाँ, ये 2 या 3 बार तो व्यक्ति बोल चुका है, ये मैं छोड़ रहा हूँ भाई। हाँ, मैं बेरोजगारी दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बेरोजगारी दूर नहीं हो रहे। अब जो अपन है साथियों, सुनो बात को, नेक्स्ट जब भी क्लास लगेगी उस, देखो कब लगती है, बस कल तो नहीं, कल अगर होती तो आपको पहले सूचित किया था, ठीक है। अपन जो है उसमें बेरोजगारी से स्टार्ट करेंगे। गरीबी अपन ने पढ़ ली है, क्या पढ़ लिया है? तो जो आपकी क्लासें लग रही है उसमें जो बचे हुए टॉपिक सारे हैं वो हो जाएंगे आपके, ठीक है।
आज जो पढ़ा उसमें आया कि नहीं आया? किताबें बंद मत करो, पहले जो पढ़ा उसमें आया कि नहीं आया बताओ। एमआरपी की बात किसने की? तेंदुलकर। और एमएमआरपी किस समिति की रिपोर्ट की जो गणना का जो आधार था वो योजना आयोग के समान था? अलग, वाई के अलग, हाँ या ना? किसने 6 आधारभूत आवश्यकताओं की बात की? लकड़ा वाला। किसने की थी? लकड़ा वाला। ये तो प्रश्न पूछेगा, और क्या पूछेगा आपसे? कुछ नया प्रश्न तो लाएगा नहीं, है ना? क्या कह रहे हो? हाँ, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, और पूछेगा क्या? हाँ, बेरोजगारी अपना लास्ट बच रहा है, वो हम पूरा कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में।